तो गाइस एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। भाई तुम इतना सारा कमेंट कर रहे थे कि यार लोकिज्म लेके आओ, लोकिज्म लेके आओ, तो ये रहा लोकिज्म का फर्स्ट एपिसोड। ये एपिसोड ही डिसाइड करेगा कि मुझे आगे पूरी मानवा कवर करनी है या नहीं। अगर इस एपिसोड पे 100 लाइक आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट सारी वीडियो लगभग 1 आवर की कवर करूंगा। यार और ज्यादा बकवास न करते हुए आज का अपना ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं तो अपने रिस्क पे देखें। लोकिज्म का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था जहाँ पे अपने ड्यूक ने और डैनियल ने दोनों ने मिलकर साथ में गाना गाया था और अपने ड्यूक ने रैप किया था, जिसको की भाई सभी लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। अपने इस डैनियल के टैलेंट को काफी सारे लोग भाई रिकॉग्नाइज भी करते हैं। और डैनियल काफी ज्यादा खुश होता है जब अपने घर जाके अपने उन सभी फोटोज को देखता है जो कि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ खींची थी, क्योंकि एक टाइम पे उसका कोई भी अच्छा फ्रेंड नहीं था और इस टाइम पे उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे। आगे हम देख पाते अपना ड्यूक भाई किसी एक प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम कर रहा था और उस प्लेटफॉर्म का नाम था पेपरिका टीवी। हम देख पाते हैं कि अपना लिटिल डैनियल भी अपने ड्यूक के साथ ही था और ड्यूक भाई अभी रैप करने वाला था लाइव पेपरिका टीवी पे। काफी सारे लोग उनका रूम देखते और सोचते हैं वाह यार काफी हैंडसम लोग होंगे यार, चलो देखते हैं कौन है आखिर और क्या करने वाले हैं ये यहाँ पे। जैसे ड्यूक भाई अपनी स्ट्रीम को ऑन करता है वो लोग देखते हैं कि भाई इस रूम में तो 2 मोटे लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद भाई उनका चैट बॉक्स बुरी तरीके से फट जाता है। हम देख पाते हैं भाई लोग भाई बहुत ही बुरा वाला उनको बोलना शुरू कर देते हैं, खतरनाक रोज कर देते हैं। बोलते हैं भाई ये क्या फ्रेम में 2 पिग बैठे हुए हैं, अब ये क्या यहाँ पे खाना खाने वाले। अबे भाई साहब रुक जाओ यार, कि अभी तो ड्यूक ने रैप करना शुरू भी नहीं किया था और उसे इतना सारा हेट मिलने लगा था। अगर हम लिटिल डैनियल का एक्सप्रेशन देख पाते जो कि यही सोचा था अबे ड्यूक ने तो अभी तक रैप करना शुरू भी नहीं किया और ये लोग उसे इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं। ये हेट रुकता नहीं है, उसके कमेंट में लगातार उसको उल्टी सीधी चैट में बोली जा रही थी, जिसके बाद भाई ड्यूक को मजबूरी में अपनी स्ट्रीम बंद करनी पड़ती है। कुछ लोगों ने भाई यहाँ पे ड्यूक को बैलून्स भेजे हुए थे, लेकिन वो बैलून्स भी उन्होंने उल्टी सीधी बातें लिख के भेजी हुई थी। इन बैलून्स को तुम एक तरीके से सुपर चैट की तरह समझ सकते हो। भाई सुपर चैट बेच के भाई गलियाया जा रहा है यहाँ पे ड्यूक को। अब ड्यूक के थ्रू यह पता चलता है इन बैलून्स के बारे में कि अगर ये बैलून्स उनको मिलते हैं तो उससे उन्हें पैसा भी मिलता है। यहाँ पे एक बैलून लगभग 10 सेंट के बराबर है और अगर वो ऐसे 1000 बैलून्स कलेक्ट कर लेते हैं तो वो यहाँ पे अपने इन पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 30% यहाँ पे पेपरिका टीवी कट करेगा। और ड्यूक ये भी कहता है कि वैसे मैं बैलून्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जो टॉप के स्ट्रीमर्स हैं वो इससे काफी पैसा अर्न करते हैं। ड्यूक हमें यही बताता है कि हमारी क्लास में एक लड़की है जिसका नाम है यूही किम और वो अभी तक की पेपरिका टीवी की टॉप स्ट्रीमर है और वो काफी ज्यादा पैसा अर्न करती है पेपरिका टीवी से। बाद में स्कूल का सीन दिखाया जाता है, हम देख पाते हैं अपना बिग डैनियल वहाँ पे बैठा हुआ, तो तभी यूही किम उसके पास आती है और उसकी लास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ करने लगती है। यूही किम यहाँ पे एक पर्स भी देती है डैनियल को एज अ गिफ्ट के तौर पर, जो कि तुम देख सकते हो गुची का ही लग रहा है देख के। और उस पर्स को देख के डैनियल को अपनी मदर की याद आती है, क्योंकि एक ऐसा ही पर्स डैनियल की मदर के पास था जिसको कि वो काफी ज्यादा संभाल के रखा करती थी। लेकिन इसके बाद डैनियल यहाँ पे साफ यूही किम को मना कर देता है उस पर्स को लेने से। वो कहता है कि इतनी महंगी गिफ्ट को मैं नहीं ले सकता। और अपना बिग डैनियल यही सोच रहा था कि भाई आखिरकार यूही इतनी पॉपुलर स्ट्रीमर है, इतना अच्छा भी है, उससे क्यों कर रही है, क्योंकि तू हैंडसम है भाई। और फर्स्ट टाइम अपने लॉन्डे का क्रश बनता है यूही किम के ऊपर। दूसरी तरफ जूही को देख पाते जो कि अपने फ्रेंड्स के पास जाके कहती है चलो यार आज हम कैरियोके चलते हैं, लेकिन तभी वहाँ यूही किम आते कहते हैं यार कैरियोके कौन जाएगा यार, चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। कि बात भाई वो सब लोग, क्योंकि यूही किम काफी टॉप की स्ट्रीमर है तो वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और शॉपिंग पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इस चीज से भाई अपनी जूही काफी डिसअपॉइंट होती है, लेकिन फाइनली उसको भी उनके साथ जाना ही पड़ता है। और जब ये लोग शॉपिंग पे जाते हैं हम देख पाते हैं जूही को एक पर्स पसंद आता है, वो सबको दिखाते और कहते हैं यार ये पर्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन यूही किम उसे बोलती है अरे यार तुमने क्या लिया है, तो बहुत ही बेकार पर्स है, तुम्हारे पर तो सूट भी नहीं कर रहा है। और जूही उस पर्स को नहीं लेती, लेकिन नेक्स्ट डे भाई जूही जो देखती है और हम लोग भी देखते सब हैरान हो जाते हैं। यूही ने उसी पर्स को खरीद लिया था और वो सबको वहाँ पे शो कर रहे थे और ये देख के जूही काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। डैनियल वहाँ पे आ जाता है और सभी लड़कियां उसे देखने लगती है और तभी यूही किम उसके पास पहुंच जाती है और यहाँ पे डैनियल बोलता है अरे वाह यार तुम्हारा पर्स तो एकदम पेंसिल के पाव जैसा लग रहा है। कहती है अरे यार तुम तो बहुत फनी हो डैनियल। डैनियल के साथ यूही किम को इतना चिपकते हुए देख के यहाँ पे अपनी जूही सोचने लगती है कि यार यूही किम काफी रिच है और अपना डैनियल भी काफी ज्यादा रिच है, इसलिए शायद इनकी जोड़ी काफी अच्छी चल रही है। जूही को वो दोनों ही परफेक्ट कपल लग रहे थे। अपन लोग ये जानते हैं कि अपना बिग डैनियल इतना अमीर नहीं है। डोली को देख पाते और वो यहाँ पे जैक और उन पुलिस के साथ खड़ा हुआ था और तभी वो जैक को यहाँ पे एक सिगरेट का पूरा डब्बा ऑफर करता है। जैक उसे बोलता है अबे बड़ा पैसा आ रहा है तेरे पास, कहीं डाका वाका तो नहीं डाल रहा तू। तभी डोली बोलता है अरे नहीं नहीं यार ऐसे चोरी वोरी नहीं करता यार, मैं पेपरिका टीवी पे स्ट्रीमिंग करता हूँ और वहीं से पैसे कमाता हूँ। और ये सुन के भाई तो अपने बिग डैनियल का एक्सप्रेशन देख सकते हो। तो यही सोच रहा था कि भाई डोली भी वहां से पैसे कमाता है स्ट्रीम करके। तो उन सबको बोल
बोलता है कि चलो गाइस मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर पेपरिका टीवी से कैसे पैसे कमाता हूँ। जिसके बाद डोली उन सबको अपने घर ले जाता है और दिखाता है कि आखिर वो पेपरिका टीवी से पैसे कैसे कमाता है। देख पाते हैं कि भाई डोली ने अपने सर पे अंडा फोड़ा होता है और भाई वो पेपरिका टीवी पे उल्टी सीधी हरकतें करता है, कभी उल्टा खड़ा हो जाता है, कभी अपने सर पे अंडा फोड़ लेता है। और ये सब चीजें देख के भाई जैक अपना डैनियल सारे के सारे शॉक हो चुके थे कि भाई ये बंदा क्या ही कर रहा है। लेकिन इन सब हरकतों के बाद ही भाई डोली को काफी बैलून्स मिलते और इससे उसने $40 कमा लिए थे। के बाद वो सिगरेट फूकते हुए उनके सामने भाई शो ऑफ भी करता है कि यार तुम टेंशन मत लो यार, मैं भी तुम लोगों को सिखा दूंगा कैसे करते हैं ये। लेकिन भाई तुम उन लोगों की शक्लें देख सकते हो भाई, उनमें से कोई भी ये चीज नहीं करना चाहता भाई। जिसके बाद डोली आके अपने सिस्टम पे बैठ जाता है और पेपरिका टीवी पे सर्फिंग करने लगता है और बाकी के स्ट्रीमर्स को भी देखने लगता है। तभी वो वहां पे नोटिस करता है जोई को कि पेपरिका टीवी पे ही लाइव स्ट्रीम कर रही थी और क्या ही लग रही थी भाई साहब। देख पाते हैं कि भाई जोई को लोग अंधों की तरह बैलून डोनेट कर रहे थे। साथ ही में जोई की स्ट्रीम में एक ऐसा बंदा है भाई जो अंधों की तरह बैलून डोनेट करे जा रहा है जोई को, जिसको देख के जोई भी नोटिस कर लेती है। उस बंदे का नाम था गैंगनम लैंडलॉर्ड। इतने बैलून्स डोनेट करने की वजह से जोई यहाँ पे गैंगनम लैंडलॉर्ड को थैंक यू ही बोलती है और उसे लगता है कि शायद ये बंदा काफी ज्यादा रिच है जिसकी वजह से ये इतने पैसे डोनेट कर रहा है। कि बाद जोई अपनी स्ट्रीम को बंद कर देती है और कहती है इन पैसों से मैं फाइनली डैनियल को अपनी तरफ कर लूंगी और यूही किम को उससे दूर हटा दूंगी। हम यहाँ पे यूही किम को भी देख पाते हैं और वो भी भाई यहाँ पे गेम खेल रही थी, लेकिन वो यहाँ पे नोटिस करती है कि आज उसकी स्ट्रीम में गैंगनम लैंडलॉर्ड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं और पैसा उड़ा के आ चुका है। जिसके बाद वो अपनी स्ट्रीम को क्लोज कर देती है और वो यही सोच रही थी कि यार मुझे कहीं और जाके स्ट्रीम करनी पड़ेगी इस जगह के अलावा। और वो जगह इसलिए चेंज करना चाहती थी क्योंकि भाई ये जगह लिटरली उसके बॉयफ्रेंड की थी और इस राज को उसने सभी से छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि अगर पता चल जाएगा कि उसका बॉयफ्रेंड है तो लोग उसको इतने बैलून्स नहीं भेजेंगे। यूही का बॉयफ्रेंड यहाँ पे नीचे से टेबल के निकलता है और बोलता है यार तुम्हारी वजह से मुझे बार बार ऐसे छुपना पड़ता है, और उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है। तो उसे शांत कराने के लिए वही सेम पर्स ऑफर करती है जो कि उसने बिग डैनियल को ऑफर किया था। पर्स मिलते ही भाई वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अपने वास्को की गैंग पे आ जाते हैं और हम देख पाते हैं कि भाई वास्को की गैंग के एक बंदे का यहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद उसके सारे लौंडे लबाड़े उसको भाई यहाँ पे दिलासा देने लगते हैं, टेंशन मतलब यार सबके साथ होता रहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम देख पाते हैं वास्को भी ये सुन के भाई बाहर रो रहा होता है। यहाँ पे अपने बिग डैनियल को देख पाते हैं जिससे फिर से यूही आके चिपक जाती है और इस बार बिग डैनियल उससे पूछता है कि तुम्हें आखिरकार यहाँ पे मोटे लोग कैसे लगते हैं, जिसमें यूही कहती है अरे क्या हो गया, मोटे लोगों से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, बस इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, उसकी बॉडी से क्या फर्क पड़ता है। और ये सुन के अपने लौंडे को लगता है कि यूही दिल की बहुत अच्छी है। तभी भाई कातिलाना नजरों से यूही यहाँ पे यूही को देख रही थी और उसे यही जता रही थी कि देख बे तेरे लौंडे को मैंने छीन लिया। यूही को देख पाते हैं जो कि भाई काफी ज्यादा सैड थी इस चीज से। हम ड्यूक को देख पाते हैं जो कि फिर से भाई पेपरिका टीवी पे स्ट्रीम कर रहा था और 3 लोग उसे देख भी रहे थे, और इस बार उसके साथ लिटिल डैनियल तो था ही, साथ में जीहो भी था। ऐसी ड्यूक की स्ट्रीम भाई साहब आगे बढ़ती हम देख पाते फिर से उसे भर भर के हेट मिलने लगता है। जियो उनसे कहता है यार मेरे पास एक आइडिया, क्यों ना हम यहाँ पे बिग डैनियल को बुलाएं और वो स्ट्रीम में आएगा तो लोग हमारे स्ट्रीम को लाइक करेंगे और हमें बहुत सारे बैलून भेजेंगे। तभी भाई ड्यूक के स्माइल देते हुए बोलता है नहीं यार मैं नहीं चाहता, मैं बिग डैनियल को पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूँ और मैं उसको अब और परेशान नहीं करना चाहता। ये चीज सुनने के बाद लिटिल डैनियल यहाँ पे समझ जाता है कि अपना ड्यूक काफी अच्छा है दिल का, और इतनी हेट मिलने के बाद ही बंदे के अंदर वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है। हम यहाँ पे यूही किम को देख पाते हैं जो कि भाई साहब पेपरिका टीवी पे लाइव जा रही थी, लेकिन लाइव जाने से पहले वो देखती है कि और भी स्ट्रीमर्स कितना पैसा कमा रहे हैं। तभी ढूंढते ढूंढते उसे जोई मिल जाती है और देखती है कि जोई तो भाई यहाँ पे काफी पैसे कमा रही है। नोटिस करती है कि गैंगनम लैंडलॉर्ड भी अभी उसकी स्ट्रीम में ही है और उसको अंधाधुंध पैसे डोनेट करे जा रहा है, और यहाँ पे जोई को बहुत सारे बैलून्स मिले जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसकी जो स्ट्रीम है भाई वो पेपरिका टीवी पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जा चुकी है। के बाद यहाँ पे यूही सोच लेती कि उसे भी कुछ भी करके जोई को हराना होगा, जिसके बाद वो भी स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है गेम खेलते खेलते। लेकिन इस बार गेम खेलने के साथ साथ वो थोड़ी क्यूट हरकतें करने लगती है कि लोग हरकतें और ये चीजें देख के उसको बहुत बैलून दे, और ऐसा ही होता है। लोग भाई अंधों की तरह उसे बैलून डोनेट करने लगते हैं, और यूं यही सोचती है उस गधी जोई की वजह से मुझे और ज्यादा आगे जाना पड़ा इस स्ट्रीम में, ये सब हरकतें करनी पड़ी ताकि मैं उसे हरा सकूं। इसके बाद हम वापस से ड्यूक पे आ जाते हैं जो कि भाई अब भी लिटरली स्ट्रीम पे गालियां ही खाया जा रहा था, और तभी भाई यहाँ पे एंट्री होती है अपने बिग डैनियल की। वो
आके स्ट्रीम में बैठ जाता है और उसे देख के ही भाई वहां पे जितने भी लोग थे, स्पेशली लड़कियां, वो तो वैसे देख के पागल ही हो जाती है। देखते कि भाई अपना जो बिग डैनियल है और ड्यूक दोनों ने अभी तक स्ट्रीम में कुछ बोलना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन सिर्फ अपने बिग डैनियल के बैठने से स्ट्रीम भाई उनकी फट जाती है। इसमें भाई हजारों की तादाद में बैलून्स आने लगते हैं। लोग तो भाई इतना बोरा चुके थे कि वो आपस में कंपटीशन करने लगे थे कि सबसे ज्यादा बैलून कौन भेजने वाला है अपने बिग डैनियल को। और हम यहाँ पे ड्यूक और अपने बिग डैनियल को देख पाते जो कि देख के शॉक हो चुके थे कि भाई पैसा कमाना इतना इजी है पेपरिका टीवी पे। स्ट्रीमिंग क्लोज करते करते इन लोगों ने $2000 कमा लिए थे। और यहाँ पे ड्यूक भाई पूरे के पूरे पैसे अपने बिग डैनियल को ऑफर कर देता है। बिग डैनियल उसे साफ मना करता है और बोलता है इस अमाउंट को हम हाफ ऑफ कर लेते हैं। तभी हम वापस अपने लिटिल डैनियल पे आ जाते हैं। अपने शॉप में नॉर्मल काम कर रहा था और वो यही सोच रहा था कि अब इन पैसों से अपनी मदर के लिए और साथ में यूई दोनों के लिए ही गिफ्ट लेगा। लेकिन भाई तभी उसके सारे अरमान चकनाचूर हो जाते क्योंकि वहां पे यूई किम आ जाती है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लिटिल डैनियल तो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यूई किम इतनी रात को यहाँ पे क्या करने आई है। और पहले तो उस लड़की को देख के उसे लगता है कि ये शायद इसका भाई वगैरह होगा, इतना रात का टाइम है तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ आया होगा। तो भी भाई यूई किम उसके काउंटर पे लाके रख देती है डम कॉर्न की यूज होता है अपने छोटे डॉन के लिए। बाकी तुम समझदार हो। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अपना लिटिल डैनियल कुछ समझ नहीं पाता है और वो यूई किम को ही घूरे जा रहा था एकदम कंफ्यूजन में। और यूई किम भी ये चीज नोटिस कर लेती है और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है डैनियल के ऊपर और उसे उल्टा सीधा सुनाती है और बोलती है अबे पिग तुम मुझे क्यों घूरे जा रहा है, काम के ऊपर ध्यान दे, जो सामान दिया उसका फटाफट से बिल बना के दे मुझे। लेकिन हाँ, इस चीज से अपना लिटिल डैनियल समझ जाता है कि यूई जो स्कूल में इतना अच्छा बन के दिखाती है असलियत में ऐसी नहीं है, वो असलियत में बिल्कुल अपोजिट है उसकी। और लिटिल डैनियल को उसे घूरता हुआ देख के यूई का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सीधा भाई डैनियल को स्लैप ही करने वाला होता है, लेकिन भाई अपना लिटिल डैनियल इससे भाई साहब डॉज कर लेता है। वो पीछे हट के उस थप्पड़ से बच जाता है। हाँ, उसने ये जानबूझ के डॉज नहीं किया था, वो भाई कंफ्यूजन में ही था और अभी तक सोच ही रहा था, तो उससे अचानक से ये चीज हो गई थी, यानी गलती से। यहाँ पे यूई के बॉयफ्रेंड की हो जाती है बेइज्जती और उससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है इस पंच को मैंने काफी टाइम तक प्रिपेयर किया है, अभी तक तो मैं तेरे से आराम से बात कर रहा था लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो एक और पंच मारने जाता है अपने लिटिल डैनियल को। इससे पहले कि वो पंच अपने लिटिल डैनियल को लगता, उससे पहले ही वो पंच उसके फेस पे रुक जाता है क्योंकि पीछे से यहाँ पे लिटिल डैनियल को एक आवाज आती है और हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है अपने जैक की। यूई का बॉयफ्रेंड बोलता है अबे अब तू कौन है बे और यहाँ क्या कर रहा है। तभी यूई से बताती है अरे ये मेरे क्लासमेट है, मेरे ही क्लास में है। यहाँ पे जैक भाई इस बार अपने लिटिल डैनियल को बचाने के लिए आया था और ये चीज सुन के तो अपना लिटिल डैनियल भाई रो पड़ता है। इस चीज से भाई साहब यूई के बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाती है, कहता है अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू इसको बचाना चाहता है, और वो उसके ऊपर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी भाई जैक की नजर पड़ती है उसके हाथ में जो पर्स था उसके ऊपर। तभी जैक कहता है अरे वो पर्स, क्या बात है, ये पर्स तूने बिग डैनियल को ऑफर किया था स्कूल में। तो यहाँ पे जैक की बात को कवर करते बोलते जैक तुम क्या बोल रहे हो, तुम गधे हो क्या। लेकिन तभी भाई यूई का बॉयफ्रेंड उसका मुंह बंद करा देता और बोलता है ओए जैक तू बोल। जैक उसी सारी चीज एक्सप्लेन करता है, बताता है अबे तेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वो हमारे स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम है डैनियल पार्क, जो कि काफी हैंडसम है और ये उसी के पीछे पूरा दिन लगी रहती है। पूरा दिन स्कूल में उससे चिपकी रहती है, साथ ही में ये पर्स और जो पजामा तूने पहना हुआ है ना ये पहले उसने उसको ऑफर किया था, उसने नहीं लिया तो तेरे को दे दिया। लेकिन इसके बाद जो भाई यूई का बॉयफ्रेंड करता है वो सीधा यूई के मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है और वो यही नहीं रुकता भाई, नीचे गिरने के बाद उसके लौते बजा देता है वो। और ये चीज देख के तो भाई जैक और डैनियल दोनों ही भाई साहब हैरान हो चुके थे। इससे पहले कि भाई यूई का बॉयफ्रेंड उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दे, जैक उसे बोलता है अबे तुम दोनों ही कचड़ा हो, तुझे शर्म नहीं आ रही, तू अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार रहा है। इस चीज से भाई साहब यूई का बॉयफ्रेंड रुक जाता और काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहता अबे गधे के बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना गुस्सा दिलाने की मेरे को। लेकिन इससे पहले फाइट करे यहाँ से शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं ज़ोई को जो कि फिर से पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रही थी और अंधों की तरह उसको इस टाइम पे भी बैलून्स मिल रहे थे। मैं भाई सबसे ज्यादा जो पैसे उड़ा रहा था यानी सबसे ज्यादा बैलून भेज रहा था वो था गैंगनम लैंडलॉर्ड। तो अभी हम फाइनली गैंगनम लैंडलॉर्ड को भी देख पाते हैं जो कि भाई एक नंबर का क्रीपी बंदा है भाई। ये बंदा भाई पहले यूई के ऊपर अंधा पैसा उड़ाया करता था, लेकिन जैसे इसे पता चला कि यूई का बॉयफ्रेंड है तो इसने यहाँ पे ज़ोई के ऊपर पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। फिर भाई इसने चैट पे भी वो फैला रखी और चैट पे बहुत झूठ झूठ बोलता है कि भाई ये कंपनी का सीईओ है, इसके पास खुद की कंपनियां है, इसके पास काफी पैसा है जिसकी वजह से ही वो इतने सारे बैलून्स को डोनेट कर पा रहा है। रियलिटी में ये बंदा भाई साहब
कुछ भी नहीं है। ये लिटरली अपने बाप के पैसे में पल रहा है भाई, कि भाई इसकी जो फादर है वो डिसेबल है और यहाँ पे गवर्नमेंट डिसेबल लोगों को कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी केयर कर सके, और उन्हीं पैसों को ये बंदा यहाँ पे पूरी तरीके से बैलून के रूप में ज़ोई के ऊपर उड़ा देता है। फिर हम भाई इसके फादर को देख पाते हैं भाई, जिनकी काफी बुरी हालत है और बेड पे इस टाइम वो पड़े हुए हैं। उसे बोलते हैं कि बेटा मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दे दो, लेकिन भाई ये बंदा अपने फादर के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और उनको भला बुरा बोलने लगता है और बोलता है तुम्हें इतनी बार मना किया ना कि बिस्तर पे टॉयलेट मत किया करो और दिन में सिर्फ 2 बार बाथरूम जाया करो, लेकिन तुम हो कि बार बार बोलते रहते हो और बार बार कर देते हो बिस्तर पे। इस बंदे की फिलोसफी क्या है? इसे लगता है कि ये ज़ोई को इस तरीके से पैसे भेज रहा है और ज़ोई इसे चैट में आके थैंक्स बोलती है या उसको लाइफ थैंक्स बोलती है तो फ्यूचर में ज़ोई इससे शादी कर लेगी, और जितना ही पैसा भी ये ज़ोई के ऊपर लुटा रहा है वो पैसा तो सारा वापस आ ही जाएगा क्योंकि ज़ोई इससे शादी कर लेगी। भाई नेक्स्ट लेवल के दिलों में जीता है भाई ये। तो वापस से फाइट में आ जाते हैं और हम देख पाते हैं भाई जैक के ऊपर ज़ोई का बॉयफ्रेंड हमला कर देता है और उसके ऊपर एक पंच थ्रो करता है, लेकिन जैक उसे भाई खड़े खड़े जेब में एक हाथ रख के उसे पकड़ लेता है अपने दूसरे हाथ से। तभी यहाँ पे जैक यूई से कहता है ओए सुन, अगर तुम मीरा को कुछ भी नहीं बताएगी स्कूल में तो मैं अभी तेरे को तेरे बॉयफ्रेंड से बचा लूंगा। अभी सिचुएशन में यूई क्या ही बोलेगी भाई, तो वो सीधा हाँ बोल देती है जैक को और बोलती है वो किसी को नहीं बताएगी। चीज से भाई यहाँ पे यूई के बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है, वो जैक के ऊपर 2-3 पंच थ्रो करता है, लेकिन जैक उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है, जिसके बाद भाई वो जैसी वो एक और पंच मारने की कोशिश करता है, जैक भाई एक मुक्का मारता है उसको और एक ही मुक्के में उसका थोबड़ा फोड़ देता है। उसके बाद फिर से यूई का बॉयफ्रेंड यहाँ पे जैक के ऊपर हमला करता है, लेकिन भाई जैक बिना कुछ एफर्ट लगाए फिर से एक और पंच मार के उसको दूर हटा देता है। यहाँ पे अपने लिटिल डैनियल को देख पाते हैं जो कि जैक को देख के काफी अच्छे से जो भी वो चीजें कर रहा था, उसके सारे टेक्निक्स, उसके सारे मूव्स को काफी अच्छे से देख रहा था। यही सोच रहा था कि लास्ट टाइम जब उसकी फाइट हुई थी तो वो टेक्निक और ये टेक्निक दोनों अलग हैं, क्या ये बॉक्सिंग की कोई और टेक्निक है? तो वापस से फाइट में तो देख पाते हैं यूई का बॉयफ्रेंड फिर से हमला करता है जैक के ऊपर, लेकिन भाई जैक इस बार एक राइट हुक का यूज करके एक ही राइट हुक में उसको चित कर देता है जमीन पे। बहुत अपना जैक भाई उसको राइट हुक मारने के साथ एक डायलॉग भी मारता है कि भाई लड़कियों पे हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं है, अगली बार से इस चीज का ध्यान रखियो। जिसके बाद वो लिटिल डैनियल को भी कहता है यार देख अपना हिसाब बराबर हो गया, लेकिन अगर तुझे लगता है कि फिर भी कुछ कम है तो तू मुझे मार सकता है, मैंने पास तुझे पीटा है तो अगर तू मुझे चाहे तो मुक्का मार सकता है। और तभी यहाँ से शिफ्ट होता हम देख पाते हैं अपने वास्को भाई को, जो कि भाई यहाँ पे बेंच प्रेस कर रहे थे। तो उससे पूछ रहा है कि भाई वास्को क्या हो गया यार तेरे को, तू वैसे ही तो बेंच प्रेस काफी आसानी से मार लेता है लेकिन आज तू काफी अच्छे से नहीं मार पा रहा, काफी दिक्कत हो रही तेरे को, क्या तू बीमार है? इस तरह फिर से गैंगनम लैंडलॉर्ड को देख पाते हैं जो कि ज़ोई को देख रहा था और उसने सारे पैसे ज़ोई के ऊपर उड़ा दिए थे, लेकिन अब ज़ोई उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो ज़ोई को बैलून नहीं भेज पा रहा था तो उसे लग रहा था कि ज़ोई शायद उसको इग्नोर कर रही क्योंकि वो ज़ोई को और पैसे नहीं भेज पा रहा। तो लगता है कि यूं ही की तरह ये ज़ोई भी हरामी है। तभी उसकी नजर पड़ती है ज़ोई के 2 बड़े रीजन पे, जिसके बाद वो अपना नो नट नवंबर तोड़ देता है। यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि वो ज़ोई से लाइव जाके यानी कि उसके घर जाके मिलेगा उससे। तभी वो ज़ोई की स्ट्रीम को काफी ध्यान से देखता है और उसके पीछे जो एक विंडो थी उसे नोटिस करता है। तुम बिलीव नहीं करोगे ये बंदा सिर्फ उस विंडो का स्क्रीनशॉट लेके पूरा का पूरा ज़ोई का एड्रेस ही निकाल लेता है। ज़ोई को देख पाते हैं जो कि काफी दिनों से परेशान हो रखी क्योंकि काफी टाइम से उसके कपड़े गायब हो रहे हैं। कौन वो कपड़े गायब कर रहा है? भाई ये गैंगनम लैंडलॉर्ड। और भाई तुम देख ही सकते हो बंदा भाई क्या ही सूंघ रहा है भाई, ये लेवल का नशा है भाई इसको। बाद ये बंदा अपने लिटिल डैनियल के स्टोर में जाता है और लिटिल डैनियल भी इसे काफी अच्छे से जानता है क्योंकि ये हमेशा वहाँ पे या तो रामेन खरीदने आता है या तो वहाँ से बियर खरीद के जाता है। लेकिन आज कुछ नया है भाई क्योंकि आज ये वहाँ पे खरीदते खरीदते ज़ोई की स्ट्रीम भी देख रहा था। इस चीज को अपना लिटिल डैनियल भी नोटिस कर लेता है। यहाँ पे इस बार उसने विस्की के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज भी खरीदी है जिसे देख के अपना लिटिल डैनियल भी सस्पिशियस हो जाता है। तभी हम फिर से ज़ोई पे आ जाते हैं जो कि भाई रात पे अपना कचरा बाहर फेंकने के लिए आई थी और वो अपनी फ्रेंड के साथ बात ही कर रही थी, लेकिन जैसे उसकी फ्रेंड का फोन कट होता है वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि यार काफी ज्यादा अंधेरा हो रखा है और यहाँ पे मैं अकेली हूँ तो मुझे किसी न किसी को फोन लगा लेना चाहिए। तो अभी भाई साहब वहाँ पे एंट्री होती है इस गैंगनम लैंडलॉर्ड की, जो आके ज़ोई से यहाँ पे डायरेक्शंस पूछने लगता है। उसे देखते ही ज़ोई समझ जाती है कि इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। ज़ोई उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है और बोलती है अरे मुझे नहीं पता इस एड्रेस के बारे में, आप आगे कहीं जाके पूछ लीजिए। और ज़ोई वहां से निकलने लगती है, लेकिन तो भी भाई उसके आगे यहाँ पे लिटिल डैनियल आ जाता है। तो भी लिटिल डैनियल यहाँ पे ज़ोई से कहता है ज़ोई यहाँ से भागो, लेकिन ज़ोई भागने की जगह ये सोच रही थी कि भाई ये पिग यानी कि ये सुअर मुझे कैसे जानता है। आखिरकार अपना लिटिल डैनियल यहाँ पे क्या करने के लिए आया? तो भाई जब ये बंदा इस बार बियर खरीदने आया था लिटिल डैनियल के शॉप पे तो इसने एक बड़ा सा नाइफ भी खरीदा था, तो वही नाइफ लेके आया है ज़ोई के पास। तो यहाँ पे अपना लिटिल डैनियल ज़ोई को बचाने के लिए आया है।
दूसरे ही पल में भाई गैंगनम लैंडलॉर्ड जुई के ऊपर चाकू से हमला कर देता है और कहता है कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे इग्नोर करने की। यहाँ पे अपना लिटिल डैनियल यही सोच रहा था कि अगर वो यहाँ से हटा तो जुई को ये चाकू लग जाएगा, अगर वो यहीं पे खड़ा रहा तो उसको ये हमला अपने ऊपर लेना पड़ेगा। लेकिन तभी भाई उसे वो जैक का मूव याद आता है, पंच वाला, और वो उसी स्टैंग की तरह एक पंच थ्रो करता है यहाँ पे गैंगनम लैंडलॉर्ड के ऊपर और उस चाकू को पंच मार के दूर हटा देता है। और इस चीज को देख के अपना लिटिल डैनियल एक और पंच मारने की कोशिश करता है जैक की तरह ही, लेकिन यहाँ पे अपना लिटिल डैनियल उस तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन ये चीज देखने के बाद भाई गैंगनम लैंडलॉर्ड फटाफट जाके उस चाकू को पिकअप कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करे जोई के ऊपर, लिटिल डैनियल उसके पास आके उसकी एक ह्यूमन शील्ड बन जाता है। जोई को भी याद आता है कि आखिरकार उसने लिटिल डैनियल को कहाँ पे देखा था। जब अपना बिग डैनियल बेहोश हो गया था यहाँ पे बार के अंदर, तब लिटिल डैनियल उसको आया था उठाने के लिए। हम देखते हैं भाई गैंगनम लैंडलॉर्ड यहाँ पे नाइफ से हमला कर ही रहा था अपने लिटिल डैनियल के ऊपर, लेकिन तभी भाई एक उड़ता हुआ डंबल लगता है उसके थूत पे आके। देख पाते हैं भाई ये डंबल और किसी ने नहीं, अपने वास्को भाई ने उसको मारा था। आखिरकार अपना वास्को भाई यहाँ तक पहुंचा कैसे, तो मैं थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब ये बंदा यहाँ पे अपने लिटिल डैनियल के शॉप से वो नाइफ लेके निकला था, तब डैनियल भी इसका पीछा कर रहा था। सेफ्टी के लिए पहले पुलिस को कॉल किया, लेकिन यहाँ पे लिटिल डैनियल को शक था कि पुलिस शायद टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी, तो इसने भाई साहब अपने वास्को भाई को भी फोन कर दिया। सबसे खतरनाक बात सुनो भाई, यहाँ पे अपना लिटिल डैनियल प्रॉपर लोकेशन भी शेयर नहीं कर पाता वास्को के पास, लेकिन फिर भी भाई वास्को यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं वास्को भाई दूसरी तरफ हाफ रहा था और डैनियल उसे देख के काफी ज्यादा शॉक में था, क्योंकि भाई अपना वास्को ट्रेडिंग कर रहा था और वो डंबल लेके वहां से भागता हुआ आया है। ये चीज देखने के बाद भाई गैंगनम लैंडलॉर्ड पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो उल्टे सीधे चाकू चलाने लगता है और बोलता है, जुई तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें इतने सारे बैलून डोनेट किए, इतने पैसे डोनेट किए और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। तभी जुई को याद आता है, अच्छा तो ये है वो गैंगनम लैंडलॉर्ड जो उसे बैलून दिया करता है स्ट्रीम पे। तो गैंगनम लैंडलॉर्ड सीधा यहाँ पे वास्को के ऊपर ही हमला करता है, लेकिन वास्को काफी आसानी से चाकू को पकड़ लेता है और उसका गला पकड़ के उसको ऊपर उठा देता है। लेकिन उससे पहले कि वास्को कुछ और करे, भाई इस गैंगनम लैंडलॉर्ड का फादर आ जाता है और वास्को का पैर पकड़ लेता है और वास्को के आगे भीख मांगने लगता है कि वो उसके बेटे को छोड़ दे। भाई गैंगनम लैंडलॉर्ड अपने फादर को ही इस चीज के लिए उल्टा सीधा सुनाने लगता है और इस चीज से यहाँ पे डैनियल की एक याद ट्रिगर हो जाती है कि कैसे वो भी अपनी मदर के ऊपर इसी तरीके से चिल्लाने लगता था। गैंगनम लैंडलॉर्ड बोलने लगता है कि यार ये सब लोग तुम लोगों की वजह से हुआ है, कोई मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, हर कोई मेरे साथ ही ऐसा बिहेव करता है, सबको सिर्फ पैसे की पड़ी और मेरी किसी को नहीं पड़ी। वास्को कहता है मुझे नहीं पता कि तेरी क्या दिक्कत है, लेकिन यार ऐसा दूसरों को कोसना बंद कर। लैंडलॉर्ड बोलने लगता है कि यार तुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है और कुछ चीजों को हम कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी वास्को उससे कहता है क्या कहा ओवरकम, अरे मैंने भी बहुत सी चीजों को ओवरकम किया है। इस चीज से हमें एक चीज तो क्लियर होती है भाई कि वास्को की भी बैक स्टोरी में कुछ तो खतरनाक हुआ है। फाइनली इतनी भसड़ होने के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और अपना लिटिल डैनियल सही था भाई, पुलिस लेट ही पहुंची थी वहाँ पे, जो आगे फाइनली गैंगनम लैंडलॉर्ड को यहाँ पे अरेस्ट कर लेती है। कि बाद भाई जुई यहाँ पे रोते रोते अपने लिटिल डैनियल को गले लगा लेती है और थैंक यू बोलती है उसको बचाने के लिए। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं अपना वास्को भी ये चीज देख के रोने लगता है। आगे हम देख पाते हैं अपना बिग डैनियल स्कूल में बैठा हुआ, तो तभी जुई उसके पास आती है और लिटिल डैनियल के बारे में उससे पूछने लगती है। साथ ही में उस इंसिडेंट के बाद से जुई ने यहाँ पे स्ट्रीम करना भी बंद कर दिया है। उसी तरफ हम यूई किम को भी देख पाते हैं, जो कि भाई साहब यहाँ पे जैक के पास आई थी जैक से मिलने के लिए। हम देखते हैं उसके फेस से अभी वो ब्रूसेस है जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको दिए थे। तो यहाँ पे भाई साहब यूई किम लिटरली यहाँ पे अपने जैक के लिए एक हैंकी लेके आई थी और वो इसलिए लाई थी क्योंकि जैक ने उसको बचाया था। लेकिन दूसरी तरफ जैक का एक्सप्रेशन देख पाते हैं, भाई पूरा शॉक हो जाता है और उसकी फट जाती है। की फटती इसलिए क्योंकि भाई आगे मीरा बैठी और वो ये सब चीजें सुन रही है और नोटिस भी कर रही है। जैक टालने की कोशिश करता है, अबे तुम क्या बोल रही हो यार, हम कब मिले, कल हम मिले थे क्या, मुझे तो नहीं पता, मैं तुमसे जानता भी नहीं यार तुम्हें तो। क्योंकि अच्छा हमें सीक्रेट रखना था क्या, सॉरी जैक सॉरी। साथ में यहाँ पे यूं ये बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं अपने लॉन्डे ड्यूक को, जिसने भाई अभी भी हार नहीं मानी और बंदा अब भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है पेपरिका टी पे और फाइनली लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। और हम देख पाते हैं उसको जो चैट बॉक्स में लोग कमेंट कर रहे हैं वो भी उसको काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। उसी तरह हम जुई को देख पाते हैं जो कि अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है गन की और गन यहाँ पे आया था जुई को काम ऑफर करने के लिए। तो यूं समझ नहीं पाती और वो पूछते हैं कि कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो। तभी गन उसे रिप्लाई करता है, अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ। उसी तरह हम देख पाते हैं अपना जैक पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पे मीरा को मनाने की कि भाई यहाँ पे जैक की बनी बनाई दाल को खराब करने के लिए आ जाता है भाई यूई किम का बॉयफ्रेंड।
और वो उससे बोलता है, ओए साले कुत्ते, मैंने जो ढूंढ लिया और आज तू मुझसे बच के नहीं जा पाएगा। जो भी तूने मेरे साथ उस दिन किया था ना, उसका मैं तुझसे बदला लूंगा। जिसके बाद वो मीरा को सारी बात बता देता है कि कैसे जैक की और उसकी लड़ाई हुई थी। ये चीज सुन के मीरा काफी गुस्सा हो जाती है कि उसके मना करने पे भी जैक ने लड़ाई करी और वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। तो भाई यूई के बॉयफ्रेंड की वजह से जैक की बनी बनाई दालें, इतनी देर से जो बंदा मना रहा था मीरा को, वो नाराज होके चली गई। उसके बाद भाई तुम जैक को देख सकते हो, बंदा गुस्से में पीछे देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे भाई। वहाँ पे यूई का बॉयफ्रेंड कुछ गुंडे भी लाया था जैक को डराने के लिए अपने साथ में, और वो कहते अबे क्या हो गया बच्चे, हमसे डर लग रहा है तेरे को। तभी जैक पीछे घूम के बोलता, सालो हराम खोरो, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। जिसके बाद जैक गुस्से में कहता है, अब तैयार रहना क्योंकि आज मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। जिसके बाद भाई लिटरली जैक उसकी पूरी गैंग को धो देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। जैक स्कूल में आया हुआ था और नामसू नाम के एक लड़के से बात कर रहा था। जैक यहाँ पे नामसू से काफी प्यार से बोल रहा था कि यार मुझे एक शूज चाहिए और मुझे ना वो वेबसाइट ढंग से चलानी नहीं आती, तो क्या तू मुझे ये शूज ला के दे सकता है। जैक तो यहाँ पे काफी प्यार से उससे बात कर रहा था, लेकिन उसे देख के लगता है कि भाई जैक काफी गुस्सा, और जैक उसे बोल रहा है अगर ये जूते नहीं मिले ना तो अगले दिन तू नहीं मिलेगा। जैक उसको यहाँ पे उस शूज को लेने के लिए सिर्फ $300 देता है, लेकिन भाई एक्चुअली में वो शूज काफी महंगा आता है। बाद नामसू काफी ट्राई करता है उस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ढूंढने का कि वो शूज कोई उसे दे दे, और वो काफी लोगों से बात करता है, लेकिन $300 में कोई भी उसको देने के लिए रेडी नहीं होता। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि शायद उसे ये शूज खरीदने के लिए अब अपनी जेब से अलग से पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन भाई फाइनली उसे एक रिस्पॉन्स मिल जाता है और वो $300 में वो सेम शूज देने को रेडी था। वो कुरियर करने की बात करता है, लेकिन नामसू से साफ मना कर देता है कि पहले भी नामसू के साथ एक स्कैम हो रखा है और उसे लिटरली भाई डब्बे में ईंटें मिल चुकी हैं। क्या कह रहे हो, ये रिलेटेबल हो गया। तभी नामसू से बात करता है और बोलता है कि आप कुरियर मत करो, मैं आपसे फेस टू फेस मिल लेता हूँ और आप मुझे वहीं पे शूज दे देना। उसके बाद वो सेलर भी एग्री करता है और उसे अपना नंबर दे देता है। उस नंबर को चेक करते हुए नामसू कहता है चलो यार देखते हैं आखिर कौन है ये सेलर। जैसे वो प्रोफाइल देखता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि ये नंबर एक लड़की का था और वो लड़की उससे मिलने को भी रेडी थी। उसके बाद नेक्स्ट डे वो यहाँ पे जैक को भी स्कूल ने बता देता है कि उसको सेलर मिल गया है और वो शूज देने के लिए रेडी है और आज वो उस सेलर से मिलने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ जैक को शक हो रहा था कि अबे भाई इसको बड़ी जल्दी जूता मिल गया है, कहीं इसको सस्ते में तो नहीं मिल गया, ये मुझे तो चूना नहीं लगा देगा। लेकिन जिसके बाद जैक कहता है छोड़ो यार, आखिरकार मेरा जूता तो मिल रहा है मेरे को। नामसू भी फाइनली लोकेशन पे पहुंच जाता, हम देख पाते हैं भाई नामसू पूरा स्टड बन के गया है। भाई कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये नामसू है। पाते आखिरकार उसने ऐसा किया कैसे। उसने भाई अपने शोल्डर और बम पे भाई एक्स्ट्रा पैडिंग लगा रखी है। इसके साथ साथ उसने हाइट बढ़ाने के लिए अपने शूज में भी एक पैड लगा रखा है, जिससे कि उसकी हाइट और ज्यादा लगे। और यहाँ पे भाई नामसू इंतजार ही करा, तभी वो लड़की पे जाती है और बोलती है तुम वही हो ना जिसने शूज की बात की थी मेरे से खरीदने के लिए। वो लड़की अपना नाम हैरी बताती है यहाँ पे नामसू को। अभी वो हैरी को यहाँ पे इनवाइट करता है कैफे में चल के बात करने के लिए, वहीं पे शूज लेने के लिए और पैसे देने की बात करता है। लेकिन इससे पहले कि भाई साहब वो कैफे में जाते हैं, अब देखते हैं 2-3 लौंडे आके यहाँ पे नामसू को घेर लेते हैं। इससे क्या पता चलता है कि भाई नामसू का कट चुका है और वो कहता है तू कहीं नहीं जाने वाला, तू हमारे साथ जाने वाला है। और वो लोग कहते हैं सुन, अब चेहरे पे तेरे एक स्माइल होनी चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि तू हमारा दोस्त और हमें फॉलो करता रहे। जिसके बाद भाई वो उसे गली में लेके जाते और जितना भी पैसा नामसू के पास था वो सारा पैसा उससे छीन लेते हैं। तो अपने लौंडे के साथ भाई वैसे कुरियर में तो स्कैम होता ही है, लेकिन भाई के साथ फिजिकली यानी कि लाइव भी स्कैम हो गया। फिर भाई वो लड़की बोलती है कि ये मेरा नंबर नहीं है, ये लोगों ने सिर्फ मेरी फोटो लगा रखी है और ये लोग उस फोटो का यूज करके ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं। जिन लोगों ने स्कैम किया उस गैंग का जो लीडर है वो इस लड़की का बॉयफ्रेंड है और वो इसी तरीके से और भी लोगों के साथ स्कैम करता हुआ आ रहा है। हमें इस लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम पता चलता है जिसका नाम है वोजिन। वोजिन काफी टाइम से भाई ऐसे ही लोगों को ठगता हुआ आ रहा है। वैसे उसकी गर्लफ्रेंड इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, लेकिन मजबूरी में उसे इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। नामसू से सारा पैसा लेके वहां से ये लोग जाने लगे, तभी नामसू कहता है ओए तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है वो पैसा किसका है? पैसा एक बहुत बड़े बॉक्सर का है, अगर उसको पता चल गया ना तो भाई बहुत खतरनाक है, तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। तभी नामसू को सरप्राइज मिलता है और पता चलता है कि भाई वो जिन बॉक्सर, और वो जिन गुस्से में कहता है अबे साले क्या बोल रहा है, वो बॉक्सर और हमें पीट देगा, अब तू नहीं बचने वाला। ये सुनने के बाद तुम भाई नामसू की शक्ल देख सकते हो। इसके बाद भाई ये नामसू को बहुत बुरा पीटते और ये चीज हम अगले दिन स्कूल में देख पाते हैं, जहाँ पे अपना नामसू जैक को बताता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है और उन्हीं लोगों ने इसको इतनी बुरी तरीके से पीटा है। दूसरी तरफ हम जैक को देख पाते जो कि ये चीज सुन के भाई गुस्सा नहीं होता, वो लिटरली ये सोचा था अबे यार इस गधे के साथ मुझे भी जाना चाहिए था। इसके बाद यूई भी आती है और उनसे पूछने लगती है ओए तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे बताना। इसके बाद जैक उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है। यूई यहाँ पे नामसू से उस नंबर के बारे में
पूछती है जिससे उसके साथ स्कैम हुआ है। इसके बाद भाई नामसू उसे नंबर दिखाता है और यूही उस नंबर को देख के बोलती है अरे ये तो लड़की की प्रोफाइल है, तो लड़की का नंबर है ना। ये सुनने के बाद नामसू भाई ब्लश कर लगता है, बोलता है हाँ ये नंबर उस लड़की का तो है, लेकिन यूज उसका बॉयफ्रेंड करता है लोगों को स्कैम करने के लिए। इसके बाद भाई तुम जैक का एक्सप्रेशन देख सकते हो और जैक मन में यही सोच रहा था, अब समझ में आया ये साला अकेला क्यों गया था। यूही किम यहाँ पे बोलती है कि ठीक है अब हम लोग उनको स्कैम करेंगे और स्कैम करने के लिए हम एक फेक प्रोफाइल बनाएंगे ताकि वो इसके झांसे में आ सके। जिसके बाद वो एक इजी टारगेट ढूंढने लगते हैं, मासूम सा इंसान। तभी वहां से गुजर रहा होता है जियो, जिसकी की फोटो खींच लेती है यूही किम और यहाँ पे भाई उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ है। फोटो खींचने के बाद ये लोग बात कर लगते हैं कि जियो का चेहरा परफेक्ट होगा, जियो को देख के वो समझ जाएंगे कि हाँ इसको फंसाना काफी आसान है। जैक उन्हें भाई जियो की फोटो के साथ उनको मैसेज करता है और वो लोग भाई लिटरली मान भी जाते हैं और सेम डे यानी कि उसी दिन उनको बुला भी लेते हैं मिलने के लिए। तो उसी सेम जगह भी बुलाते हैं जहाँ पे नामसू के साथ उन्होंने स्कैम किया था। जिसके बाद अपना बिग डैनियल यहाँ पे यूही से पूछता है यूही तुम्हें कैसे पता इन सब स्कैमों के बारे में। यूही बताती है कि पास्ट में मेरा बॉयफ्रेंड जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था वो भी कुछ ऐसी ही हरकतें किया करता था और वो मेरे नंबर से लोगों को स्कैम किया करता था, इसी वजह से मैं इस चीज को काफी अच्छे से जानती हूँ। तभी बिग डैनियल उसे बोलता है कि तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे वो कहती है नहीं मैं थोड़ा सा डरी हुई थी। और हम जानते हैं क्यों डरी हुई थी। फिर हम वो जिन और उसकी गैंग पे आते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं कि भाई वो फिर से एक इंसान के साथ यहाँ पे स्कैम कर रहे थे, लेकिन इस बार वो खुद ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि फोटो में तो उन्हें काफी घोचू सा इंसान दिख रहा था, लेकिन भाई उनके सामने 3 हट्टे कट्टे लोग आ जाते हैं। बाद भाई साहब वो तीनों कहते हैं अच्छा तो तू हमें फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था ना, लड़की की फोटो दिखा कर तू यहाँ पे आया, लेकिन अब तू बचेगा नहीं बेटे, तुम लोगों ने भाई इस बार गलत लोगों से पंगा ले लिया। लेकिन भाई वो जिनकी गैंग उन तीनों को ही सरप्राइज कर देती क्योंकि वो जिनकी गैंग भाई लिटरली में स्ट्रांग थी। भाई वो उन तीनों को ही बुरी तरीके से पीट देती और वो जिन उसके ऊपर बैठ के पैसे गिरने लगता है। फिर हम वो जिनकी गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं जो कि भाई इस चीज से लिटरली थक चुकी होती है और अब वो आगे और नहीं करना चाहती है इस चीज को। वो लोगों को फिर से स्कैम होते हुए नहीं देख सकती और वो मन में ये सोच रही थी कि कोई तो आके उसको यहाँ से निकाले। तो वापस से स्कूल में आ जाते हम देख पाते हैं जैक भाई रेडी हो चुका है उनसे मिलने के लिए जाने को और यहाँ पे उसके जो दोस्त है वो डैनियल को भी अप्रोच करते और बोलते हैं यार बिग डैनियल हमारे साथ चल यार, तू चलेगा तो हमें और ज्यादा ताकतवर फील होगा। लेकिन जैक कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। इससे पहले कि वो वहाँ पे जाए वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाके कुछ खा के आएंगे और जब वो बाहर खाने जा रहे थे तब उन्हें मिलता है अपना वास्को और जेस। भाई की वास्को भाई अपना यहाँ पे कुछ सब्जियां उगा रहा था। जेस यहाँ पे पूछता है वास्को से ओए वास्को यहाँ पे क्या ग्रो करने की कोशिश कर रहा है तू। वास्को कहता है यार एक ड्यूरेन नाम का फ्रूट है जिसे किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है, मैं उसे यहाँ पे ग्रो करना चाहता हूँ। ये सुन के भाई लिटरली जेस रोने लगता है क्योंकि भाई कोरिया में आज तक किसी ने ये ग्रो ही नहीं किया क्योंकि ये कोरिया में ग्रो ही नहीं होता भाई। तभी वास्को की नजर पड़ती है डैनियल जैक और उसके दोस्तों पे और वो सब लोग खाना खाने जा ही रहे थे। तभी वास्को उनसे पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ। के बाद ये सारी चीज उसको एक्सप्लेन कर देते हैं और बताते हैं कि कैसे यहाँ पे नामसू के साथ स्कैम हुआ है। और ये सब सुनने के बाद वास्को सीधा बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देखते भाई अपना वास्को डैनियल और जैक तीनों रेडी हो चुके हैं। जैक तो मना कर रहा था तू क्यों चल रहा है हमारे साथ, तू यहाँ पे अपना काम करना, लेकिन भाई वास्को भाई ने सोच लिया तो वास्को भाई तो हम जाके ही रहेंगे। तो हम देखते हैं भाई स्कूल में यूही अपनी मीरा और भाई नामसू यूही नामसू के पास आते और बोलती है ओए मुझे भी उस जगह पे जाना है। इसी तरह हम जे को देख पाते और भाई शायद उसने भी ये सब बातें सुन ली थी और वो भाई अपनी बाइक लेके पूरी तरीके से रेडी है इनके साथ जाने को। उसके बाद ये सारे लोग कैफे पहुंच जाते हैं, वहां पे खाना शुरू ही करते, लेकिन हम देख पाते हैं भाई कैफे में डैनियल को देख के वहां पे सभी लड़कियां पागल हो रखी थी। लेकिन भाई हम डैनियल की शक्ल देख पाते जो कि इस टाइम थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि लड़ाई से तुम्हें पता है वो इस टाइम काफी दूर रहता है। जब ये लोग खा ही रहे थे तभी जैक की नजर पड़ती है खिड़की की तरफ और वहां पे नोटिस करता है मीरा नामसू और यूही को। तभी जैक बाहर निकलता है और उनको रोकने की कोशिश करता है और बोलता है अरे तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यूही यहाँ पे जाके जैक को एक्सप्लेन कर ही रही थी, लेकिन भाई जैक उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके मीरा के पास आता है। मीरा से कहता है हे मीरा तुम यहाँ पे क्यों आई हो, वो यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये लोग बताने लगते हैं हम तो यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए थे और उसके बाद हम कैरियोके जाने वाले थे एंजॉय करने के लिए। तभी उनको इंटरप्ट करते हैं वहां पे 3 लोग आ जाते हैं और ये कैफे में बैठे हुए वो लोग थे जो कि इनको काफी देर से घूर रहे थे और आके कहते हैं ओए साले कौन से टाउन से, तुझे देख के लगता तो नहीं तू हमारे टाउन से है, अब चला आजा हमसे लड़ाई कर। तुम जानते हो भाई मीरा ने यहाँ पे जैक को लड़ने से मना किया है तो जैक भाई यहाँ पे बात को टालने की कोशिश। ये सब देख के उन लोगों को लगता है भाई ये तो साला बहुत कमजोर है, ये क्या लड़ेगा हमसे। लेकिन भाई उनकी तभी नजर पड़ती है मीरा और यूही के पे और कहते हैं अरे वो देख लड़की कितनी सुंदर है यार और ये वो जिनको तो बहुत पसंद आएंगी। तो बस इतना बोलने की देरी थी भाई वहां पे वो जिन आ जाता है, कहता है क्या बकवास करो तुम सारे मिलके, तुम जानते हो ना मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं कि दूसरी लड़कियों पर लाइन मारूंगा। और वो जिनको देख के भाई नामसू को याद आ जाता है कि ये तो वही है जिसने उनके साथ स्कैम किया है। जिसके बाद भाई वो जैक को यहाँ पे इशारे करके समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक तो भाई यहाँ पे मीरा को ही समझाने में लगा हुआ था। जैक समझाने में लगा हुआ था भाई मीरा को इस चीज का फायदा उठा के वो जिन पीछे से आता है और जैक के मुंह पे एक मुक्का दे मारता है। और वो यही नहीं रुकता, वो 2
2-3 और मुक्के उसके मुंह पे मार के उसको जमीन पे गिरा देता है और जैक लगभग भाई वहां पे बेहोश हो चुका था। जैक से मजे लेते बोलता है तू कितना कमजोर है यार, 2-3 मुक्के नहीं झेल पाया। लेकिन तभी भाई कोई उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये मीरा थी। फिर उससे गुस्से में कहती है अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको मारने की, वो लड़ नहीं रहा ना तुमसे, तो क्यों जबरदस्ती उसको मार रहे हो तुम लोग। सुनने के बाद भाई वो जिन अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी गैंग को लेके वहां चला था, बोलता है आज तो तुझे छोड़ दिया मैंने क्योंकि मुझे कुछ और काम है। भाई ये लौंडा काफी ज्यादा हरामी है। ये कहता है कि अरे यार अगर यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो वो लड़कियां काफी सुंदर थी और अभी मैं थोड़ा सा उनके साथ और मजे लेता। हम यहाँ पे वो जिनकी गर्लफ्रेंड को देख पाते जो कि भाई इस चीज से काफी ज्यादा सैड थी। इस चीज से भाई मीरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जैक को उसने बिना मतलब के पीट दिया। तो वो कहती है हमें कुछ भी करके पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। लेकिन तभी भाई जैक उसका पैर पकड़ लेता है। मीरा को कहता है नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद वो मीरा को घर जाने के लिए बोलता है और बोलता है ये मैं संभाल लूंगा। तो फिर से वो जिनकी गैंग को देख पाते हैं जो कि भाई अपने अगले शिकार का वेट कर रहे थे जो कि होने वाला है जैक की, हम सब जानते हैं। वो वेट ही कर रहे थे भाई, तो भी वहां पे जैक वास्को और अपना बिग डैनियल आ जाते हैं। जिसके बाद वो जिनकी गैंग का बंदा यहाँ पे नामसू की बेइज्जती करने लगता है और बोलता है वो गधा नहीं आएगा तुम्हारे साथ, अब उसने तुम्हें भेजा है क्या हमसे लड़ने के लिए। और तभी भाई साहब वास्को को गुस्सा आ जाता है, वो तो लड़ने के लिए चाहता है लेकिन भाई जैक उसे रोक देता है और बोलता है रुक जा, पहले मैं इनसे लड़ूंगा। अभी भाई वो जिनकी गैंग का बंदा आता है, कहता है यार तू तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी भाई वो एक लात थ्रो करता है जैक के ऊपर, लेकिन जैक भाई काफी आसानी से उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद भाई जैक जो करता है, जैक उसका खोपड़ा पकड़ता है और दीवार में दे मारता है और इतना खतरनाक इम्पैक्ट था कि भाई उसके सर से खून निकलने लगता है और वो वही बेहोश हो जाता है। उसी तरह हम वास्को को देख पाते हैं जो कि जैक को देख के समझ चुका था कि जैक काफी ज्यादा थक चुका है। तो वो जिनकी गैंग का दूसरा बंदा जो कि मोटा था, वो भाई साहब हमला कर देता है जैक के ऊपर और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैक भाई इसके मुंह पे मुक्के बता देता है, वो भी एक नहीं मल्टीपल। और इसके बाद बंदा उसे भी ढेर कर देता है और इस चीज से जैक काफी ज्यादा थक चुका था। वास्को को भाई चिंता हो रही थी जैक की कि जैक काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था उसे। लेकिन भाई जैसे ही वो जिन उसके ऊपर हमला करता है, जैक उसके हमले से बच के उसको एक जोरदार मुक्का दे मारता है उसके पेट में। भाई पंच इतना खतरनाक था कि भाई साहब वो जिन घुटनों पे जमीन पे आ जाता है। चाहे अपना जैक कितना भी थक चुका हो लेकिन आज वो हार मानने वाला नहीं, आज वो सबको कूटेगा भाई, क्योंकि पीछे से उसको मीरा देख रही थी। तो हम देखते भाई वो जिनकी गैंग के और बंदे कहते हैं ये रे हमें मिल गए, अब इनको हम छोड़ेंगे नहीं। जैक भाई काफी थक चुका था और जैक समझ जाता है कि वो इनको तो नहीं हरा पाएगा। तभी वास्को भाई साहब रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। वास्को कहता है टेंशन मतलब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। तभी वास्को यहाँ पे बिग डैनियल को देखता है, बोलता है डैनियल चला मेरे साथ यहाँ पे इनके साथ फाइट कर। लेकिन तभी भाई वास्को को आवाज आती है जेस की, जो कि कहता है अरे वास्को तुझे तो पता है ना यार बॉस लास्ट में लड़ते हैं। देखते हैं कि भाई जेस पूरी की पूरी बर्न नकल को अपने साथ उठा के ले आया यहाँ पे लड़ने के लिए। वो जिनकी भाई वास्को की गैंग देख के फट जाती है और वो समझ जाता है कि अरे भाई ये तो बर्न नकल वाले हैं। इसके बाद भाई कुछ ही टाइम लगता है इन लोगों को, बर्न नकल वहाँ पे घुसती है और भाई वो जिनके एक एक बंदे को पीट पीट के वहीं बिछा देती है। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि आखिर जेस ने वास्को को कैसे ढूंढा। तो भाई इन्होंने वास्को के फोन में ट्रैकर लगा रखा है जिसको फॉलो करके ये लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। तो मैं जब वास्को का ध्यान भटका हुआ तभी भाई वो जिनकी गैंग का जो मोटा वाला बंदा था वो वास्को के शोल्डर पकड़ के उसको नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल भाई वास्को उसका शोल्डर पकड़ के उसको नीचे बिठा देता है। फिर हम यहाँ पे जे को देख पाते हैं जो कि काफी आराम से अपनी बाइक के पास बैठा हुआ था और यहाँ पे हम देख पाते उसने भी काफी सारे लॉन्डो को यहाँ पे पीट रखा था कि ये लोग भी वो जिनकी हेल्प करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पे दो लोग आ जाते हैं और वो लोग बाकी लोगों को पिटा हुआ देख के बोलते हैं अरे क्या बात है तूने तो काफी आसानी से इनको पीट दिया। अब यहाँ पे जे को लगता है कि ये लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं तो जे को इनको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी वो लोग बोलते हैं यार तूने काफी बढ़िया काम किया यार, हम भी इन लोगों से काफी ज्यादा परेशान थे। तभी यहाँ से शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं वो जिन को और वो जिन यहाँ पे बिग डैनियल को देखता है, उसे लगता है यार ये तो कमजोर है इन सब में, इसे मैं आसानी से हरा दूंगा। और तभी वो डैनियल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन डैनियल भाई पहले उसके एक पेट में जोरदार मुक्का दे मारता है और उसके बाद भाई उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसका दांत ही तोड़ देता है और बंदे का खेल यही खत्म हो जाता है। दूसरे हम जेस और जैक का यहाँ पे एक्सप्रेशन देख पाते हैं। जैक बोलता है ये साला कितना ताकतवर है और मुझे लगता है ये कोई बॉक्सर ही है। वास्को ये चीज देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। लेकिन वास्को को एक चीज याद आती है कि तुम्हें भी याद होगा कि सीजन 1 में सेम मूव यहाँ पे अपने लिटिल डैनियल ने किया था पंचिंग मशीन के ऊपर, और वास्को को यही चीज याद आती है कि ये सेम मूव तो उस लिटिल डैनियल ने किया था। के बाद वो मन में ही सोचने लगता है कि ये लिटिल डैनियल और बिग डैनियल के बीच में कुछ तो भाई साहब पंगा है, इनमें कुछ तो कनेक्टेड है। वो दिन भाई काफी पिटा हुआ था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त आते हैं और उसको वहां से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं भाई ये सारी चीजें अपना गन भी वहां पे बैठे हुए देख रहा था अपनी कार में।
उसको यहाँ पे बुलाया किसने? तो उसको भाई यूई ने बुलाया था कि अगर उनको कुछ भी नीड पड़ती है या उनको प्रॉब्लम होती है फाइट में, तो गन आके उनकी यहाँ पे हेल्प करे और उनको बचा ले। तो भाई गन तो उल्टा इनसे ही इम्प्रेस हो चुका था भाई, इनकी फाइटिंग स्टाइल को देख के तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, स्पेशली डैनियल से। और वो कहता है कि ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उसके बाद गन कहता है कि उसने मुझे कहा था इन पे ध्यान रखने के लिए। उसने किसने भाई? अभी तो ये चीज रिवील नहीं होती है। वोजिन भी यहाँ पे गन को नोटिस कर लेता और वोजिन काफी भाई साहब प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे गन से बात कर रहा था, क्योंकि वो जानता है भाई कि गन कोई ऐरा गहरा नहीं है। यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता रहा, अगले दिन स्कूल का सीन देख पाते हैं जहाँ पे जैक डैनियल से बोल रहा था, अबे बिग डैनियल तूने मुझे बताया नहीं यार कि तू बॉक्सिंग जानता है। अब तो मेरा और मन कर रहा था इनसे एक बार फिर से लड़ने के लिए, लेकिन डैनियल उसे साफ मना कर देता है। और फाइनली जैक को अपने शूज ही मिल जाते हैं, जिसके लिए भाई काफी टाइम से लगा हुआ था। यूं ही यहाँ पे जैक के पास आती है, बोलती है जैक तुम्हें पता है ना हमारे मिड टर्म आ रहे हैं, तो क्या हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं? लेकिन जैक उसे साफ बोलता है यार ये पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती। जिसके बाद अपने डैनियल को भी याद आता है, हाँ यार मिड टर्म आने वाले, एग्जाम्स आ रहे हैं सर पे और मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं करी, पढ़ना पड़ेगा मुझे। बिग डैनियल को देख पाते हैं जो कि अपने दोनों बॉडीज के बारे में सोच रहा था, और वो यही सोच रहा था कि उसकी जो बड़ी बॉडी काफी ज्यादा परफेक्ट है, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले लेकिन उसकी बॉडी कभी थकती नहीं है, और वो इस बॉडी के थ्रू काफी फास्ट दौड़ भी सकता है, और वो एक्सरसाइज करे या ना करे उसकी बॉडी फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और भाई उसकी ये बॉडी हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहती है। यही सब सोचते सोचते उसे लगता है कि क्या मेरी जो सेकंड बॉडी है उसका दिमाग भी एकदम परफेक्ट और वो भी इतना ही तेज चलेगा। तो यही सोच रहा था कि यार 2 हफ्तों के बाद जो है वो तो एग्जाम है, तो अगर मेरी ये बॉडी के थ्रू मैं पढ़ूंगा तो मैं एग्जाम में टॉप कर दूंगा। लेकिन भाई जैसे अपना बिग डैनियल पढ़ने बैठता है उसे समझ में आ जाता है कि उसकी ये बॉडी पढ़ाई में बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। लेकिन डैनियल जब एक दिन पढ़ाई कर रहा था तब उसकी मदर का फोन आता है उससे हालचाल पूछने के लिए, और जब उनकी बात चली रही थी तभी बिग डैनियल यहाँ पे सुन लेता है कि उसकी मदर को कोई पीछे से बोल रहा है, अरे सुनो आके फटाफट से टेबल साफ कर दो। तो डैनियल को रियलाइज होता है कि उसकी मदर और पैसे कमाने के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम कर रही है। अभी अपना बिग डैनियल यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि अब भाई वो एग्जाम में टॉप करके ही रहेगा। अपना भाई बिग डैनियल ऐसा कर भी सकता है क्योंकि भाई वो दोनों ही बॉडीज में पढ़ सकता है और 24/7 पढ़ सकता है। और यहाँ पे अपना लिटिल डैनियल को हम देख पाते जो कि यही सोच रहा था कि जिन भी सब्जेक्ट को उसे रटने मारने यानी जब फटाफट पढ़ लेना है उनको अपनी मोटी बॉडी में रात को पढ़ लेगा जब अपने शॉप में होगा, और जिन सब्जेक्ट को समझना है उसमें वो स्कूल में जाके अपने दोस्तों से समझेगा। और हम देखते अपना बिग डैनियल स्कूल में आता है और अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए भाई वो अपने टॉपर के पास जाता है। स्कूल का टॉपर और कोई नहीं है अपना जे है। बाद यहाँ पे अपना बिग डैनियल जे से पूछता है और जे भी भाई हंसी खुशी उसको पढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों ही भयंकर तरीके से स्टडी शुरू कर देते हैं। देखते हैं भाई की सारी लड़कियां यहाँ पे अपने जे और बिग डैनियल को ही देख रही है पढ़ते हुए और भाई काफी ज्यादा इंप्रेस हो रही है। और यहाँ पे क्लास का मॉनिटर भाई उसकी बुरी हालत है, उसे लगता था कि अपना जो बिग डैनियल है वो साला आवारा है और यहाँ पे गुंडों की तरह सिर्फ घूमता रहता है, लेकिन अब उसको पढ़ता हुआ देख के भाई इसकी जल के खाक हो रखी है। और हम देखते अपना बिग डैनियल भाई सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही नहीं वो जाके लाइब्रेरी यानी स्कूल के बाद जी हो और अपने ड्यूक के साथ लाइब्रेरी में जाके पढ़ता भी है। और तुम लोग जानते हो भाई जहाँ पे अपना बिग डैनियल जाता है वहाँ पे लड़कियों का हंगामा होना ऑब्वियस सी बात है। और हम देख पाते हैं कि भाई लाइब्रेरी में डैनियल को बहुत सारी पर्चियां, फोन नंबर और खाने के सामान आए होते हैं, सब उसको आई लव यू बोल रही होती है, उसको अपना नंबर दे रही होती है। तो बातों में पता चलता है कि भाई अपना जो ड्यूक है वो अपनी क्लास में 5th आता है और अब लॉन्डा पेपरिका टी पे पॉपुलर भी हो चुका है एज अ रैपर। बाद हमने जैक को देख पाते हैं भाई, जैक का तुम मुंह देख के समझ सकते हो भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है ये चीज देख के, क्योंकि वो यहाँ पे मीरा के साथ आया था पढ़ने के लिए। तो पता है पढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, मीरा के साथ उसे टाइम स्पेंड करना था यहाँ पे अकेले, लेकिन वो देखता है कि पूरी की पूरी गैंग यहाँ पे बैठी हुई है और भाई बहुत ज्यादा पिस ऑफ हो चुका है। भाई गुस्से में बोल रहा है कि अबे तुम सारे के सारे यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये लोग काफी ज्यादा पढ़ते पढ़ते शोर मचा रहे थे जिससे भाई परेशान हो जाती है बर्न नकल गैंग। और हम देख पाते हैं भाई अपना वास को भी यहाँ पे पढ़ने आया था अपनी गैंग के साथ। हम यहाँ पे रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पे अपना लिटिल डैनियल आराम से पढ़ाई कर रहा था स्टोर में, लेकिन आज उसको मिलने के लिए आई थी ज़ोई। वो आते ही भाई डैनियल को कहती है कि हे पिगी तुम क्या कर रहे हो। देख पाते हैं कि भाई ज़ोई कुछ लड़कों की स्ट्रीम यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे बोलती भी है कि भाई ये वी ऐप तो बहुत ज्यादा ऑसम है। लिटिल डैनियल उसे कहता है कि क्या प्लीज यहाँ से चले जाओगे, जिस पे ज़ोई कहती है क्या तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो। पाक कहता नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन आपको जाना चाहिए अभी यहाँ से। आपको तो पता ही है पिछली बार आपके साथ कुछ गलत सीन हुआ था, तो मैं नहीं चाहता कि फिर से वो चीज हो और लेट नाइट में कुछ प्रॉब्लम हो आपको। ये चीज सुन के भाई अपनी ज़ोई काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये पिगी उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है। बोलती भी कि तुम तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, मुझे लगता है कि तुम शायद सिंगल हो अभी तक। देखती है कि यहाँ पे अपना लिटिल डैनियल पढ़ाई कर रहा है, तो वो यहाँ पे पूछती भी है लिटिल डैनियल से कि क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो। अब अपना लिटिल डैनियल भाई बता तो सकता नहीं है कि वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो वो यहाँ पे बता देता है कि अभी एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है ताकि वो उसे क्लियर कर सके। ज़ोई यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो आज से अपने लिटिल डैनियल को पढ़ाना शुरू करेगी। भाई ज़ोई भी कोई ऐसी वैसी नहीं है भाई, वो अपनी क्लास में मैथ की टॉपर है। सुन के तो अपना लिटिल डैनियल भी शॉक हो जाता है।
अपना लिटिल डैनियल की जो मैथ्स वो बिल्कुल ही खराब है, तो वो आज से भाई मैथ टॉपर के साथ रात में 2 से 3 घंटे डेली पढ़ने वाला है। तो फाइनली अपना लिटिल डैनियल यहाँ पे अपना एक शेड्यूल बनाता है, जिससे भाई वो पहले स्कूल में जाके मॉर्निंग में अपने जे से पढ़ेगा, उसके बाद वो लाइब्रेरी में अपने ड्यूक के साथ पढ़ेगा स्कूल के बाद, इसके बाद रात में भाई वो जूही के साथ पढ़ेगा, और जितने भी सब्जेक्ट जिनको वो रट सकता है उनको बाद में जब वो जूही चली जाएगी उसके बाद स्टार्ट करेगा। कुछ दिन तक ऐसी पढ़ाई चलती, जिसके बाद अपना जे यानी अपना रिची रिच लॉन्डा यहाँ पे अपने डैनियल को बहुत सारी सीडीज देता है, जिससे कि यहाँ पे अपने बिग डैनियल की काफी ज्यादा पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी। देख पाते हैं बिग डैनियल फिर से अपने ड्यूक के साथ पढ़ने के लिए आया था लाइब्रेरी में, और भाई लाइब्रेरी में सब उल्टा सीधा ही बोले जा रहे थे, और भाई लिटरली वो ये तक बोल देते हैं कि अपना बिग डैनियल का गुलाम है अपना ड्यूक। तो अब पता है भाई अपना ड्यूक भले फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेंटली लॉन्डा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। देख पाते रात में अपना लिटिल डैनियल जूही के साथ पढ़ रहा था, और डैनियल तेरा ध्यान कहाँ है, पढ़ाई में ध्यान दे, मैथ क्लियर करनी तेरे को। तो फाइनली एग्जाम का दिन आ जाता है, और जैसे ही भाई अपने बिग डैनियल के पास एग्जाम पेपर आता है, वो देखता है कि उसे सारे के सारे आंसर आते हैं, क्योंकि जे के साथ उसने सारे आंसर पढ़े हुए हैं, और वो आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर देता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे एग्जाम होता है मैथ्स का, और जैसे ही मैथ्स का पेपर आता है डैनियल को कुछ भी याद नहीं, अपना बिग डैनियल सब भूल चुका है, और जब भी वो मैथ का क्वेश्चन देखते तो उसे सिर्फ जूही के कुछ 2 बड़े रीजन याद आते हैं। बाद अपना बिग डैनियल सोचता है कि अरे यार कोई बात नहीं, अगर मुझे इसके आंसर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी सब्जेक्ट तो अच्छा कर जाऊंगा, एक में बुरा हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बाद में उसे और अच्छे से पढ़ूंगा ताकि क्लियर कर लो इसे। और ये सब सोचते सोचते वो टेबल पर ही सो जाता है। के बाद वो ऐसे ही भाई अपनी मोटी बॉडी में उठ जाता है, और घर पे वो चेक करने के लिए कि उसने कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से आंसर सही किए हैं, वो देखने के लिए वो बुक्स चेक करने लगता है, और उसे दिखता है कि वो इसने काफी आंसर सही किए और कुछ आंसर वो प्रॉपर्ली नहीं दे पाया है। और जब वो इन सबके आंसर चेक ही कर रहा था, तभी भाई वो देखते देखते सो जाता है, जिसके बाद वो फिर से अपनी बड़ी बॉडी में उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है और अपनी आंसर शीट को देखता है, भाई वो कंप्लीटली शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि वो चीटिंग कर सकता है। यहाँ पे उसके दिमाग में आता है कि वो कितनी आसानी से चीटिंग कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे सोएगा और अपनी जो मोटी वाली बॉडी में उसमें उठेगा, आंसर चेक करेगा और यहाँ पे फिल कर देगा, और वो कुछ ऐसा ही करता है, और भाई वो सारे के सारे आंसर वहाँ पे फिल कर देता है। इसके बाद एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, और भाई लिटरली अपना बिग डैनियल यहाँ पे टॉप कर देता है, और ये चीज देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम भाई क्लास मॉनिटर को देख पाते हैं, जिसकी भाई क्लास जाती है, क्योंकि अभी तक वो नंबर 2 आता था जे की वजह से, लेकिन अब बिग डैनियल की वजह से वो नंबर 3 आया है। जिसके बाद अपना बिग डैनियल मदर को फोन लगाता है ये बताने के लिए कि उसका फर्स्ट प्लेस आया, और उसकी मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है बात सुन के, लेकिन डैनियल अंदर से खुश नहीं, क्योंकि उसने मेहनत से इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया है, उसने यहाँ पे चीटिंग की इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। के बाद हम अपने वास्को भाई को देख पाते हैं, जो कि भाई अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे और यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रहे थे। तभी वास्को की नजर जाती है यहाँ पे अपने लिटिल डैनियल पे, जो कि भाई रनिंग करता हुआ आ रहा था, और उसने आज से डिसाइड किया है कि वो काम के बाद डेली यहाँ पे 30 मिनट रनिंग करेगा। और इसी के साथ भाई खत्म होती है मिड टर्म आर्क, और अब शुरू होगी यहाँ पे बूट कैम्प आर्क। हम देख पाते हैं अपने बिग डैनियल को, जो कि भाई कंप्लीटली सज धज के आ चुका है बूट कैंप जाने के लिए, और हम बाकी के लोगों को भी देख पाते हैं, अपने जैक, मीरा, जोई सभी लोग आ चुके हैं बूट कैंप के लिए, और सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ना बिग डैनियल यही सोच रहा था कि पास्ट में उसकी कोई भी ट्रिप अच्छी नहीं गई है, क्योंकि भाई लोग उसे काफी ज्यादा बुली करते थे और पीछे उसको काफी ज्यादा परेशान किया जाता था, जिसकी वजह से वो हमेशा भाई आगे अपने टीचर के साथ आकर बैठता था ताकि कोई उसे परेशान ना करे। और लिटरली अपनी हैंडसम बॉडी में होने के बाद भी अपना जो बिग डैनियल होता है भाई, वो आगे आके बैठ जाता है टीचर के साथ, क्योंकि भाई उसका पुराना ट्रॉमा अभी तक गया नहीं था, और उसके टीचर को लगता है ये देख के कि कहीं ये बैठ तो नहीं हार गया, इसलिए आके बैठ गया। भाई पीछे से उसके दोस्त उसको आवाज लगा कि उसको पीछे बैठा लेते हैं। फाइनली बस सारी की सारी गैंग पीछे भाई बैठ जाती है आके, और ये सारे के सारे गेम खेलने लगते हैं, और इस गेम में अपना जैक जीत जाता है, जिसमें कि जैक को मीरा को हिट करना होता है उसके हाथ पे। इसके बाद भाई वो जैसे मीरा के हाथ पकड़ता है, भाई तुम देख सकते हो लॉन्डे का एक्सप्रेशन, और बोलता है ये तो काफी सॉफ्ट है मीरा। भाई अब जब पूरा स्कूल जा रहा है तो हम देख पाते हैं अपने वास्को भाई को, जो कि भाई अपनी गैंग के साथ यानी कि पूरी आर्किटेक्चर गैंग बैठी हुई थी बस में, और यहाँ पे काफी खतरनाक और टेंस माहौल हो रखा है, सारे के सारे सीरियस बैठे हुए हैं। इसके बाद माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए सभी वहाँ पे हंसी मजाक और डांस करने लगते हैं, लेकिन दूसरे सेकंड भाई ये सारे के सारे रोने लगते हैं। ये सारे नोटिस करते हैं इनके साथ में जो बस जा रही है वो ब्यूटी डिपार्टमेंट की, जिसमें भाई एक ही लड़का और सारी की सारी लड़कियां हैं, और सारी की सारी लड़कियां उस एक लड़के से चिपकी पड़ी हैं, और ये देख के भाई अपने सारे लॉन्डो की चल रही है। बाद बीच में ये ब्रेक के लिए जगह रुकते हैं, जहाँ पे अपना जैक भाई अपने मीरा को इम्प्रेस करने के लिए पंचिंग मशीन में एक पंच मारता है ताकि वो हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट कर सके। वो ऐसा कर भी देता है, लेकिन भाई तभी वहाँ पे विंजिन आता है और पंच मार के भाई जैक का रिकॉर्ड तोड़ देता है। भाई तुम्हें पता है विंजिन मजाक उड़ाए बिना तो रह नहीं सकता, और उसे कहता भी तो अपने आप को मर्द कैसे बोल सकता है। जिस सुन के जैक को गुस्सा आ जाता है, भाई वो हैमर वाली मशीन पे जाके एक जोरदार हैमर मारता है, जहाँ पे पहले विंजिन ने रिकॉर्ड बनाया था, और विंजिन का रिकॉर्ड तोड़ता फिर सेम लाइन उसको बोलता है अबे साले तू अपने आप को मर्द कैसे कह सकता है बे। ये सुन के भाई अपना विंजिन काफी ज्यादा पिस ऑफ हो जाता है। इसके बाद भाई हम इन दोनों का एक फेस
तो भी देखते दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और भाई एक दूसरे को गालियां बकना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई दूसरे सेकंड दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, अपनी लड़ाई छोड़ के दूसरी तरफ देख लेते हैं, क्योंकि भाई वास्को और अपना डैनियल आके सारे के सारे रिकॉर्ड क्या मशीनें ही तोड़ देते हैं भाई। तो फाइनली ये लोग वहां से निकलते हैं और ये पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि बूट कैंप पे, और वहां पे दो इंस्ट्रक्टर उनका वेलकम करते हैं। यहाँ पे स्मार्ट वाला जो इंस्ट्रक्टर है उसको देख के सारी लड़कियां इंप्रेस हो रही थी और उसकी काफी तारीफ कर रही थी। यहाँ पे जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है भाई उसे सब देख के हंस रहे थे और यहाँ पे उसको उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे थे। वो लोग यही बोल रहे थे कि यार कुछ भी हो हमारा इंस्ट्रक्टर ये मोटा वाला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जिसके बाद दोनों इंस्ट्रक्टर इनका बैग चेक करते हैं, जिसमें भाई एक ने तो प्रिंगल्स में भाई दारू छुपा रखी है और दूसरे ने भाई यहाँ पे चिप्स के पैकेट में सिगरेट छुपा रखी है। देख पाते हैं कि भाई सारी की सारी लड़कियां यहाँ पे अपना जो स्मार्ट वाला इंस्ट्रक्टर है उसको यहाँ पे प्रेस करी, सारी उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। ये चीज अपने मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन उसी के थ्रू पता चलता है कि इस नए लौंडे का नाम है ज़्यूस, जो कि अभी अभी ज्वाइन हुआ है, साथ ही में ये पार्ट टाइमर है। लिटरली भाई हम देख पाते हैं कि मीरा भी उसे देख के ब्लश कर रही है, अरे मीरा जैक का क्या होगा यार। बाद ये सब लोग मिलकर यहाँ पे गेम खेलते हैं, जहाँ पे वास्को की गैंग तो भाई फुल चार्ज ऑफ हो रखी है। इसके बाद एक टैलेंट शो होता है जहाँ पे बेकरी डिपार्टमेंट भाई सबके लिए फूड प्रिपेयर कर रहा था और यहाँ पे ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां डांस करके दिखा रही थी सबको एंटरटेन करने के लिए। के बाद भाई अपना ड्यूक टैलेंट शो को खत्म करते हुए एक रैप करता है, लेकिन सब उसे चिढ़ा रहे थे और भाई पिक पिक बोले जा रहे थे, लेकिन अपना लौंडा रैप करके सबका दिल जीत लेता है। जैसे टैलेंट शो खत्म होता है सब सोने के लिए तभी अपना डो भाई यहाँ पे लेके आता है जैक और डैनियल को, और हम देख पाते हैं अंदर ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां, और डो इनको इसलिए लेके आता है ताकि लड़कियां यहाँ पे रुके और ये सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकें। लेकिन अपना जैक और डैनियल भाई दोनों सख्त लौंडे और दोनों यहाँ पे मना करके वहां से चले जाते हैं। बाद ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां तो सोचने लगती है कि अरे यार हमें तो हैंडसम लोगों के साथ यहाँ पे मजे करते हैं, इन गधों के साथ यहाँ पे कौन बैठेगा। जिसके बाद अपना जैक बिग डैनियल को ले जाता है मीरा के पास, जहाँ पे अपनी ओजी गैंग आराम से अपनी पार्टी कर रही थी। यहाँ पे सभी भाई अल्कोहल ड्रिंक करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मीरा को छोड़ के। मीरा इनकी हरकतें देख के बोलती है टीनेजर्स को कभी भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं डैनियल पूरी तरीके से पागल हो चुका है, किम तो भाई यहाँ पे बेहोशी हो चुकी है पीने का, यानी सो चुकी है, कि यहाँ पे भाई रो रहा है और डैनियल को रोक भी रहा है, और जीहो को तो छोड़ दो भाई, तो वो तो बंदा पता नहीं कहाँ पहुंच गया है। इसके बाद सारे लोग सो जाते हैं और जैसे अपना बिग डैनियल सोता है वो फिर से अपनी मोटी वाली बॉडी यानी लिटिल डैनियल उठ जाता है और वो फिर से यहाँ सोचता है कि मुझे रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए और रनिंग स्टार्ट कर देता है। लिटिल डैनियल ने आज की छुट्टी ले रखी थी, लेकिन जब वो रनिंग कर रहा तब उसका बॉस उसे देख लेता है और कहता है अरे आज की तो उसने छुट्टी ली थी ना, और मुझे लगा कहीं घूमने में जा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है। लिटरली इसके बाद जो भाई चीज हम देखते हैं भाई वो हमें शॉक कर देती है, क्योंकि हम देख पाते हैं भाई यहाँ पे जो उसका बॉस है उसके लैपटॉप में ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियों की वीडियो आ रखी भाई। सिर्फ इनकी नहीं, यहाँ पे हम किम की फोटो भी देख पाते हैं जब वो बेहोश हो चुकी थी, यानी कि सो चुकी थी ज्यादा पीने के बाद। यहाँ तक कि हम मीरा की फोटो भी देख पाते हैं जब वो कपड़े चेंज करती, लिटरली वो तक फोटो इसके पास आ गई है, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया बूट कैंप में। और नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं अपना बिग डैनियल उठता है अपनी बॉडी में, जहाँ पे भाई उसके मुंह पे काफी सारे मार्कर चला रखे थे और जियो को तो भाई उन्होंने ज़ेबरा बना दिया भाई पूरा। और नेक्स्ट डे सारे के सारे एक्टिविटी करने जाते हैं बोट के ऊपर, जहाँ पे मीरा नोटिस करती है कि जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो कॉन्स्टेंटली मीरा को घूरे जा रहा है। यहाँ समझ नहीं पाती कि उसने इमेजिन किया है या सच में ही वो बंदा इसको घूरे जा रहा है। इसके बाद भाई रात में भाई अपना वास्को सबके साथ पिलो फाइट खेलता है और भाई लिटरली सबको रूम से उड़ा उड़ा के फेंकता है भाई। देखते हैं भाई रात में अपना मीरा और जैक आराम से क्वालिटी टाइम बिता रहे थे, यानी कि रात में घूम रहे थे भाई एक साथ दोनों के दोनों, और अपना जीहो और अपना बिग डैनियल यहाँ पे सो जाते हैं। बाद हम बाकी सारे इंस्ट्रक्टर को देख पाते हैं जो कि सभी अपनी मस्त पार्टी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपना जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है उसकी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है और उसके हाथ में जो फोन है हम देख पाते हैं कि भाई लिटरली मीरा की वही वाली फोटो है। कोई तो फोटोज अपलोड कर और वो फोटो भाई यहाँ पे लिटरली अपने मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के फोन में है। फाइनली अपने मोटे वाले इंस्ट्रक्टर का नाम भी तो चलता है जिसका नाम है वॉन बिन। मीरा की फोटो देखते हुए यहाँ पे यही बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे इस लड़की को ढूंढना ही होगा। के बाद मोटा वाला इंस्ट्रक्टर सर्च करते करते वेयर हाउस पहुंचता है और वहां पे वो देखता है कि ज़्यूस और मीरा एक साथ हैं और सामान उठा के कहीं तो जा रहे हैं, और मीरा यहाँ पे हेल्प करी थी ज़्यूस की सामान उठा के रखने में। उस यहाँ पे बता ही रहा था अपने वॉन बिन को कि भाई वो आखिरकार यहाँ पे कैसे आया और मीरा यहाँ पे कैसे आई, लेकिन अपना मोटा वाला इंस्ट्रक्टर यानी वॉन बिन कुछ भी नहीं सुनता और सीधा ज़्यूस के ऊपर हमला ही कर देता है। वॉन बिन भाई उसके ऊपर चढ़ के उसको मारने लगता है, लेकिन इन सब हाथापाई में उसका फोन नीचे गिर जाता है, जिसे मीरा नोटिस कर लेती है कि उसकी फोटो है उसके फोन में। देख के भाई मीरा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो सीधा जाके वॉन बिन को धक्का दे देती है और ज़्यूस को वहां पे उठा देती है। अपना ज़्यूस उठते हुए कहता है ये साला मोटा इसने मेरे को कैसे मारा। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ना लिटिल डैनियल जब रनिंग कर रहा था और ये चीज देख के उसका बॉस उसको बुला लेता है और भाई वो स्टोर में छोटे मोटे काम उसको पकड़ा देता है, लेकिन जब वो स्टोर में काम कर रहा तभी वो एक पोस्टर देखता है जिसे वो देख के कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। देख पाते हैं भाई उस पोस्टर में मोस्ट वांटेड ऑफेंडर की लिस्ट थी जिसमें भाई अपना ज़्यूस भी था। यहाँ तक कि भाई वो अपना फेक नेम यूज कर रहा है, ज़्यूस उसका फेक नेम है, उसका नाम है हेमिन किम। भाई ये बंदा एक बहुत बड़ा मॉलेस्टर है। फाइनली
बूट कैंप पे आता है और भाई अपना जो ज़्यूस है वो फाइनली अपने असली रंग दिखाने लगता है। वो बोलता है कि यार मैंने काफी इंतजार कर लिया, तो मुझे वो करना चाहिए जिसके बारे में मैं काफी टाइम से सोच रहा था। और ज़्यूस ने वॉन बिन को मार मार के लिटरली बेहोश कर, और वो यही सोचा था कि साले सुअर ने मेरा फोन कब चुरा लिया। और वो यहाँ मेरा को बोलता है जो फोटो तुमने देखी क्या लगता है तुम्हें वो काफी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे काफी टाइम और मेहनत लगी यार खींचने में। और जब मोटे इंस्ट्रक्टर को अपने फोन मिलता है तो उससे वो समझ जाता है कि भाई ये सारी की सारी फोटोज यहाँ पे अपना ज़्यूस ही खींच रहा था, और इसी वजह से वो सुबह से मीरा को देख रहा था कि वो मीरा को किसी तरीके से इन्फॉर्म कर सके कि भाई ये ज़्यूस लौंडा ठीक नहीं है। और अपना मोटा वाला इंस्ट्रक्टर ये समझ चुका था कि भाई इस लौंडे का पूरा ध्यान, यानी ज़्यूस का पूरा ध्यान मीरा के ऊपर है, तो कुछ ना कुछ गलत करना चाहता है और इसलिए मीरा को यहाँ पे बचाने के लिए आया था और इसीलिए वो उसे ढूंढ रहा था। लेकिन भाई अब तो काफी देर हो चुकी है क्योंकि मीरा ने गलती कर दी। यहाँ पे मीरा ने यहाँ पे मिस जज किया, जिसकी वजह से अपना मोटा इंस्ट्रक्टर बेहोश हो चुका है और भाई ज़्यूस उसके साथ अब क्या करेगा तुम खुद समझ सकते हो। ऐसी ये चीज भाई मीरा यहाँ पे समझती है। भाई वो लिटरली चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन भाई ज़्यूस उसे एक ही पंच में कंप्लीटली साइलेंट कर देता है। जिसके बाद भाई वो एक ईवल स्माइल देता बोलता है मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो, तो ऐसे नखरे क्यों कर रही हो, तुम्हारे दो बड़े रीजन तो बहुत अच्छे हैं। चलो फिर अब शुरू करते हैं, इंतजार किस बात का है। बाद हमें फाइनली ज़्यूस की थोड़ा पास्ट के बारे में पता जाता है और हमें पता चलता है कि भाई इसे बचपन से ही हैंडसम होने की वजह से कभी सजा मिली ही नहीं। जब वो बचपन में एक मोटे लड़के के स्नैक चुरा लेता है तो उसकी टीचर उसे कोई सजा नहीं देती और उसे माफ कर देती है। जब ये बड़ा होता है तो भाई ऑलरेडी और ज्यादा हैंडसम हो जाता है और लड़कियां इसे मरती है, यहाँ तक कि एक लड़की जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है वो उसके साथ कर रही होती है। और ज़्यूस उसे बोलता भी कि यार तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है तो फिर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। लड़की बोलती कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दूंगी। और इन्हीं सब इंसिडेंट्स की वजह से इसे लगता है कि भाई ये तो हैंडसम है तो इसको कोई भी सजा कभी मिलेगी ही नहीं। और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं भाई लिटरली लौंडा पैंट उतार के छड्डी में आ चुका है और मीरा को बोलता है कि यार मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। इससे पहले कि ज़्यूस कुछ करे वॉन बिन भगता हुआ आता है इस पे अटैक, लेकिन इस बार वॉन बिन फेल हो जाता है क्योंकि भाई ज़्यूस उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, नाक तोड़ देता है, उसके दांत तोड़ देता है और भाई मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। एक कि मीरा भाई यहाँ पे हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, जिसके बाद भाई ज़्यूस उस पे अटैक करने के लिए चलाता है। लेकिन भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने वॉन बिन भाई ने हार नहीं मानी थी। वो लिटरली विजल निकालता है और उसे बजाना शुरू कर देता है ताकि कोई ना कोई इसे सुन के यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए आ जाए। इस चीज से भाई ज़्यूस बहुत पिस ऑफ हो जाता है। वहाँ पे कोई बचाने तो नहीं आता, लेकिन भाई अपना जो ज़्यूस है वो विजल उसके मुंह में फिट कर देता है और उसके बाद भाई उसको मार मार के पूरी तरीके से अधमरा कर देता है। हम जैक को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे मीरा को ही ढूंढ रहा था और जोई से पूछता भी कि तुमने मीरा को देखा है, तो कहती नहीं हमें लगता है कि शायद वो किसी के साथ गई है, ड्रिंक व्रिंक कर रही होगी वो कहाँ पे। लेकिन अपना जैक जानता है कि मीरा ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे यही सोच रहा था कि मीरा को उसने साफ साफ कहा था कि वो अपने रूम में जा रही है सोने के लिए। बाद अपना जैक यहाँ पे मीरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद तभी भाई जोई को यहाँ पे फोन हो जाता है अपने लिटिल डैनियल का स्टोर से और वो बोलता है कि तेरा नंबर मुझे बिग डैनियल ने दिया था और अभी काफी ज्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो तुम फटाफट जाके बिग डैनियल को उठा दो। और यहाँ पे जोई भी सेम चीज करती है, वो जाके अपने बिग डैनियल को उठा देती है। जोई यहाँ पे सोचने लगती है कि यार लिटिल डैनियल के पास मेरा नंबर आया बिग डैनियल के थ्रू, तो क्या लिटिल डैनियल मुझे लाइक करता है, और अगर यहाँ पे बिग डैनियल ने उसे मेरा नंबर दिया इसका मतलब ये मेरे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद फटाफट बिग डैनियल यहाँ पे पुलिस को फोन लगा देता है, लेकिन पुलिस भी उसे इन्फॉर्म करती है कि उनकी लोकेशन से पुलिस अभी दूर है, जिन्हें पहुंचने में अभी 30 मिनट्स तो लग जाएंगे। और जैसे ये बात कंप्लीट होती है बिग डैनियल फोन को कट करता है और भाई पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है और जैसे ही अपना बिग डैनियल पीछे घूमता है वो देखता है भाई जैक को, जो कि भाई लिटरली पिस ऑफ हो चुका है। बंदे की आंखें देखो। बिग डैनियल यहाँ पे समझ नहीं पाता कि आखिरकार जैक यहाँ पे गुस्से में क्यों है, लेकिन अपने जैक ने सारी की सारी बात यहाँ पे बिग डैनियल की सुन ली थी, जिससे उसे पता चलता है कि मीरा इस टाइम बहुत ज्यादा खतरे में है। तो जैक भाई वहां से फटाफट दौड़ जाता है मीरा को ढूंढने के लिए। तो जोई यहाँ पे इन्फॉर्म करती है बिग डैनियल को कि मीरा काफी टाइम से मिसिंग है और वो यहाँ पे नहीं आई है, जिसकी वजह से जैक इतना परेशान है। और ये चीज सुन के भाई यहाँ पे अपना बिग डैनियल भी समझ जाता है कि सिचुएशन काफी खराब है और मीरा इस टाइम खतरे में है। इसके बाद हम वापस से मीरा के पास आते हैं जहाँ पे मीरा डर के एक कोने में बैठी हुई है और वो बिन को भाई मार मार के यहाँ पे पूरा हाल कर दिया है। बिन की भाई नाक टूटी पड़ी, पूरे चेहरे पे खून लगा, यहाँ तक कि उसके दांत तक तोड़ दिए हैं। के बाद भाई ह्यूमन यहाँ पे रुकता नहीं है, वो सीधा मीरा के पास जाता है और यहाँ पे मीरा के ऊपर अटैक कर देता है और उसको भी एक पंच मार के बेहोश कर देता है। कैसे यहाँ पे मीरा की आंखें खुलती है, भाई वो जो सामने नजारा देखती है वो लिटरली यहाँ पे पूरी तरीके से शॉक में चली जाती है। देखते हेमन ने लगभग उसकी जीन्स ओपन कर दी और भाई साहब मीरा यहाँ पे फाइट बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भाई पीछे से आवाज आती है और हेमन पीछे की तरफ देखता है।
देखते हैं भाई पीछे और कोई नहीं, यहाँ पे अपना जैक पहुंच चुका था। लिटरली भाई ये चीज देख के जैक कंप्लीटली अपना आपा खो चुका है और भाई लिटरली इसके बाद जैक रुकता नहीं, सीधा जाके हेमन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन भाई हेमन तुम्हें पता है कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जैक जैसे उसके ऊपर पागलों की तरह हमला करता है, हेमन भाई पहले उसके पैर पे एक किक मारता है और उसके बाद जैक को एक लॉक में फंसा लेता है। और जैसे ही जैक उस लॉक में फंसता है वो समझ जाता है कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, इसको मुए थाई आती है। जैक यहाँ पे एक डर्टी बॉक्सिंग का मूव भी करने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, जिसके बाद भाई हेमन उसके रिब केज पे एक जोरदार नी दे मारता है, जिससे कि भाई जैक की कुछ रिब केज भी यहाँ पे क्रैक हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हेमन फिर से सेम मूव ट्राई करता है, नहीं फिर से सेम नी मारने वाला होता है उसके रिब केज पे, लेकिन जैक इस बार अपने रिब केज को प्रोटेक्ट करता है अपने हाथों के थ्रू। लेकिन भाई हेमन उसकी नाक पे ही एक जोरदार लात दे मारता है। जैक यहाँ पे एक बात जानता है कि अगर वो बेहोश हुआ तो यहाँ पे मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा। दूसरी तरफ हम डैनियल और बाकी लोगों को देख पाते हैं जो कि अभी भी यहाँ पे मीरा और जैक का नाम चिल्ला के उनको ढूंढ रहे थे। इसके बाद हम वापस से जैक की तरफ आते हैं भाई, जिसकी लिटरली दोनों हाथ टूट चुके हैं, उसकी रिब केज तक क्रैक हो चुकी है। और तभी हेमन कहता है अबे तू इतना सब कुछ होने के बाद भी खड़ा है। जैक लिटरली इस टाइम ये सोच रहा है कि भाई वो हिल भी नहीं पा रहा है सिचुएशन में, उसकी बॉडी में उसे हर जगह दर्द हो रहा है, लेकिन इस टाइम वो बिल्कुल भी हेमन से हार नहीं सकता, उसे कुछ ना कुछ करके इसे हराना ही होगा। हेमन यहाँ पे फिर से हमला करता है जैक के ऊपर, एक और किक मारने वाला था और ये किक अगर उसे लग जाएगी तो भाई अपने जैक का खेल खत्म। लेकिन भाई एंड मौके पे वो बिना कि उसकी लात पकड़ लेता है, इसकी वजह से यहाँ पे भाई हेमन का ध्यान भटक जाता और इसी चीज का फायदा उठाता है जैक, जो कि लिटरली भाई अपने टूटे हुए हाथों से यहाँ पे हेमन को पंच करने जा रहा था। जिसके बाद भाई वहाँ पे डैनियल और बाकी सब लोग पुलिस को लेके पहुंचते हैं और वो सब क्या देखते हैं भाई जैक लिटरली एक अनकॉन्शियस स्टेट में है और उसके हाथ टूटे हुए बंदा फिर भी हेमन को मारे जा रहा है। मीरा यहाँ पे जैक को रोकने की कोशिश करी लेकिन भाई जैक अभी कुछ भी नहीं सुनने वाला, उसे कुछ भी करके मीरा को बचाना है और भाई बंदा लिटरली इस स्टेट में भी हेमन को मारे जा रहा है। तो फाइनली पुलिस आके यहाँ पे हेमन को अरेस्ट कर लेती है और भाई अरेस्ट करने के बाद ही बंदे को कोई गिल्ट नहीं है। देख लो भाई मीरा को इतनी खतरनाक नजरों से और स्माइल पास कर रहा है अभी भी ईविल वाली अपनी। वॉन बिन को भी हम देख पाते हैं और भाई उसको भी यहाँ पे मेडिकल केयर दी जा रही थी और उसकी भी हालत काफी खराब है, लेकिन फाइनली भाई वो खुश है कि वो एक लड़की को बचा पाया। देखते कुछ लोग अभी वो बिन का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन भाई जैक खड़ा होता है और भाई रिस्पेक्ट पे करता है और उन बच्चों को भी वहां पे सुना देता है। भाई लिटरली रिस्पेक्ट ने बंदा उसके सामने बो डाउन तक करता है। के बाद वहां पे मीरा जैक के पास आती है, पूछती है उसके हाल चाल, तो जैक भाई उसे टफ बन के दिखाता है, बोलता है अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगले ही पल बंदा बेहोश हो जाता है। के बाद भाई हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लौंडा एडमिट हो चुका है और 2 महीने तो लगेंगे इसे रिकवर होने में और इसका ध्यान रखने वाली है अपनी मीरा और बंदा इसी चीज से बहुत ज्यादा खुश है। बाद हम हेमन को देख पाते हैं जो कि डिटेंशन सेंटर पहुंच जाता है और वहां पे पहुंच के भाई अपने सेलमेट्स को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। भाई एक क्रीपी स्माइल देते हुए उन लोगों को सावधान भी करता है और बोलता है मुझसे बच के रहना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर मेरे को परेशान करोगे तो। लिटरली भाई यहाँ पे हम सब लोगों को एक सरप्राइज मिलता है क्योंकि यहाँ पे है गंगनम लैंडलॉर्ड, जिसको भाई लिटरली अभी भी लगता है कि जोई उसकी वाइफ है और वो लिटरली यहाँ पे हेमन को ही बोलता है कि एक स्कूल गर्ल है जो कि मेरी वाइफ है, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है मुझ पे हंसने की। और इसके बाद सबके सब बूट कैंप से वापस आते हैं और अपना लिटिल डैनियल भी अपनी जॉब पे वापस से जाने लगता है। क्या हम देख पाते हैं यहाँ पे अपने जो लिटिल डैनियल का बॉस है वो यहाँ पे उसको उसकी सैलरी देता है, सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। डैनियल के हार्ड वर्क से खुश होकर उसको ये चीज देता है और बोलता है कि ये पैसे लो और अपने पेरेंट्स के लिए इससे कुछ खरीद लेना। और अभी लिटिल डैनियल की कुछ हॉलीडेज पड़ने वाले थे तो वो सोचता है कि वो अपने घर जाएगा अपनी मदर के पास और उनके लिए इन पैसों से एक अच्छा गिफ्ट भी लेके जाएगा। फाइनली अपना लिटिल डैनियल एक शॉप पे जाता है जो कि भाई एक्सपेंसिव शॉप थी जहाँ पे वो ड्रेस लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन भाई वहाँ के जो वर्कर थे उसको देख के ही जज करने लगते, उसको बोलते हैं ये बहुत महंगी शॉप है, यहाँ कहाँ आ गए तुम, जैसे गरीब यहाँ से कुछ नहीं खरीद पाओगे। अपना लिटिल डैनियल ने एटलीस्ट इतना पैसा तो बचा लिया था और इतना पैसा कमा लिया था कि अपनी मदर के लिए वो एक ड्रेस खरीद सके और फाइनली एक ड्रेस वहां से ले भी लेता है। तो फाइनली अपने घर के लिए निकलता है और जहाँ पे उसकी सीट थी उसके साथ में एक लड़की की सीट भी थी जो कि उसे देख के भाई कुछ ऐसा मुंह बनाने लगती है, लेकिन खैर अपने लिटिल डैनियल को इस सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। फाइनली अपना लिटिल डैनियल अपने होम टाउन पहुंच जाता है और देख के यही सोच रहा था कि यार यहाँ पे ज्यादा चीजें तो बदली नहीं, अभी तक सारी की सारी चीजें सेम ही है और वो यहाँ पे ज्यादा समय के लिए नहीं सिर्फ 2 महीने के लिए ही गया था घूमने के लिए। ऐसे अपना लिटिल डैनियल अपने घर जा रहा था तभी एक बंदा उसको पीछे से आवाज मार के उसको
बुलाता है। आवाज सुन के लिटिल डैनियल जैसे पीछे घूमता है, एग्जैक्टली वो इस लड़के को जानता तो नहीं है कि ये कौन है, लेकिन हाँ डैनियल इतना जरूर जानता है कि ये बंदा वो है जो कि उसे मार खाते हुए या बुली होते हुए देखा करता था स्कूल में। जिसका लिटिल डैनियल और ये आपस में बात कर लेते हैं, जिसमें लड़का कहता है यार मुझे बताया कि तुझे काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी यहाँ पे, इसे तूने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ यार कि समर हॉलिडे के टाइम पे तू यहाँ से मूव कर गया। और डैनियल यहाँ पे सोच रहा है कि यार आखिर हम इतनी सारी बातें कर क्यों रहे हैं। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि ये बंदा बातें करते करते अपने फोन में लगा हुआ है, किसी को तो टेक्स्ट किए जा रहा है। लिटिल डैनियल उससे जैसे जैसे वहां से रफा दफा करने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि यार मुझे देर हो रही, मुझे अपनी मदर के घर जाना है। लेकिन तभी भाई उस बंदे के मुंह पे आके एक जोरदार फुटबॉल लगती है। अभी अपना लिटिल डैनियल यहाँ पे नोटिस करता है कि ये सब तो उसके पुराने बुलीज हैं जो उसको पहले स्कूल में बुली किया करते थे। आखिरकार वो बुलीज यहाँ पर कैसे पहुंचे, तो इतनी देर से जो लड़का मैसेज कर रहा था भाई अपने फोन में, वो इन्हीं बुलीज को कर रहा था यहाँ पे बुलाने के लिए। ऐसे अपने लिटिल डैनियल ने स्कूल छोड़ा था, उसके बाद भाई ये सारे लोग इसको बुली करने लगे थे और इसे यही लगता है कि भाई इसकी वजह से, यानी कि लिटिल डैनियल स्कूल छोड़ के चला गया, इसी वजह से इसको बुली किया जाता है। जिसके बाद भाई ये बंदा जो कि लिटरली मैसी की तरह लग रहा है भाई, कि मुझे ही लग रहा है तुम्हें भी लग रहा है, कमेंट जरूर से बताना। ये बोलता है अबे तू किससे मिलाने लाया है, सरप्राइज देने वाला था हमको कुछ, अच्छा तो पिग से मिलाने के लिए लाया हमको। उसके बाद भाई ये सारे बुलीज मिलके यहाँ पे अपने लिटिल डैनियल का सारा पैसा छीन लेते हैं, जो भी चीजें थी उसके बाद सब उससे ले लेते हैं। यहाँ तक कि लिटिल डैनियल से वो तक पैसे लेते हैं जो कि उसकी मदर ने दिए थे। तो लिटिल डैनियल उनसे कहता भी है कि तुम सारे पैसे ले लो पर एटलीस्ट मुझे वो वाले पैसे वापस कर दो। चीज सुन के भाई उन पुलिस को गुस्सा आता है, कहता है तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अब हमें ऑर्डर देगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद भाई एक बुली लिटिल डैनियल के पास जाके उसका शोल्डर पकड़ के उसको नीचे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई ये चीज अपने वास को भाई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लिटिल डैनियल के लिए ये चीज कुछ भी नहीं है। और भाई अगले ही पल लिटिल डैनियल उसका हाथ पकड़ के हटा के उसी को नीचे जमीन पे कर देता है भाई। जिसके बाद भाई जो दूसरा बुली था वो सीधा अपने राइट पैर से सीधा हमला कर देता है डैनियल के ऊपर, लेकिन भाई अपना लिटिल डैनियल काफी आसानी से उसको पकड़ लेता है। भाई वो उसको ही पकड़ के घुमा देता है और हम देखते हैं भाई दोनों को दोनों हाथों से भाई ने घुमा के जमीन में पटक रखा है। और लिटिल डैनियल अपना यही सोच रहा था कि वो आराम से इन दोनों को हरा देगा, लेकिन तभी भाई पीछे से उसको एक आवाज आती है और ये आवाज और किसी की नहीं, लोगन की थी। लिटरली भाई अभी तक अपने लिटिल डैनियल का वो ट्रॉमा नहीं किया, आवाज सुन के बंदा पूरी तरीके से डर जाता है। और जैसे ही लोगन बोलता है पिकाचू, अपना लिटिल डैनियल और वो जो नया बंदा है जिसको अभी बुली कर रहे हैं लोग, वो दोनों ही साथ में पीका बोलते हैं। हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। बताया जाता है कि भाई जब तुम एक कुत्ते को बेल बजा के डेली खाना देते हो तो एक कुत्ते को ऐसा लगने लगता है कि जब भी बेल बजेगी तो उसे खाना ही मिलेगा। तुम बिना बात के भी अगर बेल बजा दोगे तो डॉग को ऐसा ही फील होगा कि तुम उसे खाना देने वाले हो। अपने लिटिल डैनियल की सिचुएशन भी कुछ ऐसी है, खाना अभी डर है और बेल है अपना लोगन, और वो जो कुत्ता है वो अपना लिटिल डैनियल। और जब भी लोगन अपने लिटिल डैनियल के आसपास होता है तो भाई उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है अपने लिटिल डैनियल को डराने के लिए। और भाई तुम देख सकते हो लिटिल डैनियल इतना डर जाता है कि वो एक कोने में जाके बैठ जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। लोगन उसे कुछ ही बोले वो चुपचाप वहां बैठा रहता है। जिसके बाद भाई जो बुली था जिसका कि हाथ पकड़ के भी डैनियल ने घुमा दिया था, वो आके लिटिल डैनियल की भाई लाते बजा देता है, लेकिन लिटिल डैनियल कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। तो दूसरा बुली था वो लड़की को इंप्रेस करने के लिए बोलता है यार मैं तुझे पता है ना मैं राइट फुटर हूँ, मैंने गलती से लेफ्ट यूज कर दिया, इस वजह से इसने पकड़ लिया, तो ये मुझे कभी नहीं हरा सकता। इसके बाद भाई लोगन उसे मारता पीटता तो नहीं है, उसके पैसे वगैरह छीन लेता है और उससे बोलता है कि चल यार वैसे भी तू स्कूल छोड़ के जा चुका है तो इन पैसों के बदले में तेरे को फ्री करता हूँ, पैसे भी मेरे पास अभी है जिसको मैं परेशान कर सकता हूँ, तो तू घर जा सकता है अपने। जिसके बाद भाई लोगन वहां से चला जाता है और भाई वो पुलिस यहाँ पे अपने लिटिल डैनियल के मुंह पे थूक के चले जाते हैं। लिटिल डैनियल इस चीज से खुश था कि अब एटलीस्ट लोगन उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन उन बुलीज में जो लड़की थी भाई वो शायद थोड़ा सा उसके अंदर ह्यूमैनिटी बची थी, वो यहाँ पे अपने लिटिल डैनियल का गिफ्ट भी उसे रिटर्न कर देती है। इसके बाद भाई अपने जेक भाई को देख पाते हैं कि आराम से भाई बाथटब में बैठ के नहा रहे थे और अपने फैमिली से बात कर रहे थे, जिसमें उसकी फैमिली से बोल रही थी कि तुझे यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन अगर तू यहाँ पे आता तो यहाँ पे सारे के सारे ऑकवर्ड हो जाते और सब और सारी चीजें यहाँ पे बिगड़ जाती, तो थैंक यू कि तू यहाँ पे नहीं आया और मैटर ज्यादा यहाँ पे कुछ खराब नहीं हुआ, और हम इस बार भी शायद तुझसे ना मिल पाए तो थैंक यू हमें समझने के लिए। और ये वो फोन कट कर देते हैं। इसके बाद अपना लौंडा जेस यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो एक सोलो ट्रिप पे जाएगा। इसके बाद अपना लिटिल डैनियल अपनी मदर को हर जगह ढूंढने लगता है जहाँ पे उसकी मदर काम करने जाती थी। वो ढूंढते ढूंढते जगह पहुंचता है जहाँ पे लिटिल डैनियल की जो मदर काम करती थी, वहाँ पे उनके जो को-वर्कर है वो भी भाई अपने बेटे से यहाँ पे लिटिल डैनियल को कंपेयर करी थी और बोलती है अरे कितना बुरा दिखता है, इससे अच्छा तो मेरा बेटा है। तो फाइनली ढूंढते ढूंढते अपना लिटिल डैनियल अपनी मदर को ढूंढ लेता है जो कि एक जगह पे गत्ते इकट्ठा करी थी, लेकिन एक लेडी उन पे चिल्ला रही थी। वो लेडी उनको बोलती कि यार तुम ये गत्ते उत्ते मत जमा किया करो, हम किसी और को देते हैं ये सारे के सारे। इसके बाद लिटिल डैनियल अपनी मदर को गिफ्ट देता है जिसको देख के उसकी मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद लिटिल डैनियल की मदर उसे खाना देती है, उसकी मदर ने बहुत सारा खाना बनाया होता है जिसको देख के लिटिल डैनियल बोलता है मम्मी इतना सारा खाना क्यों दे दिया आपने मुझे। इसके बाद लिटिल डैनियल की मदर उसे बोलती है कि अरे तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस खाना पीना खाओ, आराम से अपनी पढ़ाई वढ़ाई करो और हर चीज की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बाद में लिटिल डैनियल को अपने मदर की वही दिए हुए पैसे याद आते हैं और वो यही सोच रहा था कि उनको कमाने के लिए भी उसकी मदर ने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी। और लिटिल डैनियल यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो अपने पैसे वापस लेके आएगा। जिसके बाद
अपनी मदर से कहता है कि मदर आपको याद है कि एक लड़का जो मेरे साथ रूम में रहता है, यानी अपनी दूसरी बॉडी की बात कर रहा है, तो मदर आप जानते हो कि वो इस वीकेंड पे ना अकेला है, तो क्या मैं उसको यहाँ पे बुला सकता हूँ? समझ ही गए होगे कि अपना लिटिल डैनियल क्या करना चाहता है। वो अपने यहाँ पे बड़ी वाली बॉडी को लेके आएगा और उसके बाद भाई जाके लोगन की कुटाई करके वो पैसे वापस लेके आएगा। तो उसकी मदर भी उसे हाँ कह देती है और उसके बाद हम बिग डैनियल को देख पाते हैं जो कि भाई बस स्टैंड पे अपना आराम से वेट कर रहा था बस का, और सारे लोग देख के उसे काफी ज्यादा एडमायर करते, जो कि हमेशा ही करते कि अपना लौंडा काफी ज्यादा हैंडसम है। वहां पे बिग डैनियल को दिख जाता है जे, जो कि भाई अभी तो सोलो ट्रिप पे जा रहा था, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि अपना डैनियल कहीं पे जा रहा है तो अपने टिकट को भाई वो कूड़ेदान में फेंक देता है, और जहां पे अपना बिग डैनियल जाएगा वहीं पे अपना जे भी जाएगा। अपना बिग डैनियल काफी ज्यादा हैरान था कि भाई ये बंदा, इसकी सेम बस है, सेम डेस्टिनेशन पे जा रहा है, टाइमिंग भी सेम है क्या। फाइनली जे एंड बिग डैनियल घर पे पहुंच जाते हैं, जहां पे उसकी मदर जो है वेलकम करती है उनका और बोलती है मुझे माफ कर देना, मेरे घर पे गेस्ट आए हुए लेकिन मैं ढंग से सफाई नहीं कर पाई, सारी चीजें इधर उधर फैली हुई है। जिसके बाद बिग डैनियल यहाँ पे हेल्प भी ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पे डैनियल की मदर साफ मना कर देती है कि नहीं नहीं मैं खुद काम कर लूंगी, मैं गेस्ट थोड़ी ना काम कराऊंगी। बाद यहाँ पे लिटिल डैनियल की मदर कहती भी है कि अरे वो तो सो रहा है, तो क्या मैं उसे उठा दूं कि तुम्हारे दोस्त आ चुके हैं मिलने के लिए, जहाँ पे बिग डैनियल साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, उसे सोने दो। बाद अपना बिग डैनियल यहाँ पे लिटिल डैनियल को दिखाता है जो कि सो रहा था अपनी मदर के साथ, और बोलता है कि ये है मेरा दोस्त जिसकी मैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद अपना बिग डैनियल सो जाता है, लिटिल डैनियल जाग जाता है, जहाँ पे दोनों बातें ही कर रहे थे। तो भाई अपना जे यहाँ पे गम ऑफर करता है अपने लिटिल डैनियल को। तो अपना लिटिल डैनियल कहता है कि अरे मैं कोई सिगरेट विगरेट नहीं पीता यार, मेरे को च्युइंगम क्यों दे रहे हो। इसके बाद भाई वो जे को थैंक भी करता है इस चीज के लिए और बोलता है काफी ज्यादा काइंड है। इसके बाद भाई ये दोनों एक कार्डबोर्ड सेट करते करते बातें करने लगते हैं। तुम भाई देख सकते हो जे लिटरली भाई लिटिल डैनियल की हेल्प कर रहा है कार्डबोर्ड सेट करने में, बंदा लिटरली बहुत बढ़िया है। क्या फाइनली कार्डबोर्ड सेट करते करते अपना लिटिल डैनियल यहाँ पे बताता है कि आखिरकार बिग डैनियल यहाँ पे क्यों आया है। वो बताता है कि लिटिल डैनियल की मदर ने बिग डैनियल को $5 दिए थे, जो कि लिटिल डैनियल से किसी ने छीन लिए हैं। वैसे तो $5 की रकम कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन वो अपने बिग डैनियल के लिए एक लकी चार्म की तरह थी, इसीलिए यहाँ पे बिग डैनियल आया ताकि वो पैसे उस बंदे से वापस ले सके। जिसके बाद जे को लिटिल डैनियल की मदर की वो बात याद आती है जो उसकी मदर ने उससे कहा था कि तुम इसे अपना ही घर समझो, मुझे अपनी माँ जैसा ही समझो और पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाओ। जिसके बाद जे डिसाइड करता है कि अब वो लेके आएगा वो $5 उस बंदे से। बाद हम लोगन को देख पाते हैं जो कि भाई उसने बच्चों से पैसे छीने थे, वो अपने सीनियर्स को देने के लिए आया था, लेकिन वो पैसे कम होते हैं जिसकी वजह से उसके सीनियर से सुनाते भी और एक थप्पड़ भी दे मारते हैं। खुद धमकी भी देते हैं कि बेटे अब की बार तू पैसे कम लेके आया और हमारी सेम गैंग का, इसलिए छोड़ दे रहे भी तुझको हम, लेकिन अगली बार पूरे पैसे लेके आइए, तू बचेगा नहीं तो अगली बार। जिसके बाद हमें फाइनली लोगन के बारे में पता चलता है, क्योंकि भाई हम देख पाते हैं अपने जे को जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में है, और जे ने अपने मैनेजर को काम दिया था लोगन के बारे में पता करने के लिए। तो मैनेजर बताता है कि जो लोगन है वो काफी ज्यादा लोगों को बुली करता है और ये तुम्हारी सेम एज का ही है, साथ ही में ये बंदा जुजुत्सु का ब्लैक बेल्ट भी है। जिसके बाद भाई हम फाइनली लोगन पे आते हैं जिसने भाई अपने सारे सीनियर्स को कुत्ते की तरह मार के बिछा दिया है, और जो पैसे लेके आया था वो पैसे भी उनसे छीन लिए थे। जाने से पहले अपने सीनियर्स को बोला जाता है तुम जिसके लिए पैसे इकट्ठा करते हो ना और इसको जमा करके देते हो, अगर उसे मुझसे कोई दिक्कत है ना तो उससे कहना सीधा आके मुझसे मिले। इसका एक सीनियर जो कि भाई लिटरली बेहोश हो चुका था, मुंह से खून आ रहा था उसके, फिर भी बंदा जाते जाते इससे कहता है लोगन तुझे नहीं पता कि तू किससे पंगे ले रहा है। भाई ये इमेज देख के समझ ही पा रहे हो, अगर यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो बंदा एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। बाद हम अपने बिग डैनियल को देख पाते हैं जो कि भाई शूज पहन के रेडी हो रहे थे लोगन को पीटने जाने के लिए। जैसे वो बाहर आता है उसकी मदर और बिग डैनियल दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई घर के बाहर ढेर लगा हुआ था कार्डबोर्ड का। बिग डैनियल अपनी मदर से पूछता भी कि आखिरकार इतने सारे कार्डबोर्ड आए कहां से। तब उसकी मदर उसे बताती है कि पास ही में एक होटल है और सुबह सुबह वो सारे के सारे यहाँ पे दे के चले गए। तो समझ गए यार आखिरकार पास वाला होटल है किसका, अपने जे भाई का। भाई फाइनली अपने जे पे आ जाते हैं जो कि भाई लोगन के सामने आ चुका है उससे $5 लेने के लिए, और लोगन उससे कहता है अबे तू मुझे यहाँ लूटने के लिए आया है क्या। जिसके बाद हम लोगन के सीनियर्स पे आते हैं जो कि इन्फॉर्म कर रहे थे गन को कि लोगन ने यहाँ पे पूरा हड़दंग मचा दिया और उन लोगों को पीट के सारे पैसे भी ले गया, और उसने बोला कि तुम जिसके लिए पैसे कलेक्ट करते हो डायरेक्टली आके मुझसे बात करे अगर कोई दिक्कत है तो। गन उनको बोलता है कि मैंने अब पैसा कलेक्ट करना छोड़ दिया है, तो मैं तो नहीं जाने वाला लोगन से डील करने के लिए, लेकिन हाँ अब ये काम गो करता है तो मैं गो को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो जाके खुद निपट लेगा उससे। के बाद भाई हम देख पाते हैं गन जैसे कॉल कट करता है, उसके सामने बैठी हुई थी क्रिस्टल। इसलिए यहाँ पे होजिन वाले इंसिडेंट के बारे में पूछ रही थी गन से कि तुम्हें जब यूई किम ने बुलाया तो तुम आखिरकार वहाँ गए क्यों नहीं। तो गन उसे कहता है कि मैं वहाँ गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी संभाल लिया था, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और वैसे भी वहाँ पे वो बंदा था जिसने सारी चीजें वहाँ पे संभाल ली थी, और प्रेसिडेंट ने मुझे उस पर नजर रखने के लिए भी बोला है। यहाँ पे हम एक सेलिब्रिटी को भी देख पाते हैं जो कि भाई अपने ड्रिंक कर रहा था और बोलता है मैं भी उस बंदे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जिसके के ऊपर चेयरमैन ने नजर रखने के लिए कहा है। फाइनली लोगन और जे की फाइट देख पाते हैं जहाँ पे लोगन एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन जे काफी आसानी से उसे ब्लॉक करके डिफ्लेक्ट कर देता है और लोगन के ही मुंह पे भाई एक जोरदार मुक्का दे मारता है। और जे यहाँ पे लोगन को इतने मुक्के मारता है कि लोगन समझ जाता है कि इसके सामने उसका जुजुत्सु किसी काम नहीं आने वाला। वो समझ जाता है कि वो यहाँ पे फाइट में तो उससे नहीं जीत सकता,
है, जिसके बाद वो एक काफी खतरनाक चाल चलता है। जो पैसे यहाँ पे जे उससे लेने के लिए आता है वो उसे फाड़ जाता है और बोलता है ओए इनको फाड़ दूं क्या। वजह से जे भाई अपना कंट्रोल खो देता है, वो सीधा भागता हुआ जाता है वो पैसे छीनने के लिए। और आखिरकार लोगन यही चाहता था कि जे उसके ऊपर हमला करे, जिसके बाद भाई लोगन लिटरली उसके बाल पकड़ता है, उसके मुंह पे मुक्के दे मारता है और एक खतरनाक लॉक में उसको फंसा लेता है। लॉक इतना ज्यादा खतरनाक है कि भाई जे लिटरली बेहोश हो जाता है और लोगन उसे टैप करने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर उसे टैप नहीं किया तो इस लॉक से वो मर भी सकता है। लेकिन इससे पहले कुछ भी होता, वहां पे अपना बिग डैनियल आ जाता है और सीधा लोगन के ऊपर हमला कर देता है। डैनियल को अपने ऊपर हमला करते हुए देख लोगन यहाँ पे जे को छोड़ देता है, जिसके बाद वो डैनियल के ऊपर हमला करता है, लेकिन अपना बिग डैनियल उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। चीज देख के भाई अपना लोगन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज वो समझ ही नहीं पा रहा उसके साथ हो क्या रहा है। वो कहता है कौन है भाई ये लोग, मैं कुछ भी अटैक कर रहा हूँ डॉज कर ले रहे, उल्टा मुझे ही पीट दे रहे ये लोग। अपना बिग डैनियल चेक करने के लिए कहता है जे को कि वो ठीक है या नहीं है। तो लोगन यहाँ पे डैनियल के पीछे आता है और उससे पूछता है ओए तू कौन है बे और तुझे यहाँ पे किसने भेजा है। लोगन को ऐसे अपने पीछे खड़ा देख भाई लिटरली बिग डैनियल की फट जाती है। तुम उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख सकते हो और इतनी सी चीज से यानी सिर्फ उसकी आवाज से ही भाई लिटरली अपना बिग डैनियल कांपने लगता है। लेकिन लोगन ही भाई फाइट नहीं करना चाहता, अगर कहता है अपने दोस्त को ले और यहाँ से निकल जा इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए। लेकिन लोगन यहाँ पे भाई पूरी तरीके से डिसएडवांटेज में था और ये बात वो काफी अच्छे से जानता है, इसलिए उस फाइट से दूर हट जाता है और बोलता भी अभी मैं काफी थका हुआ हूँ तो इनसे लड़ना आसान नहीं हो, क्योंकि ये दो लोग हैं। लोगन वहां से चला जाता है, जिसके बाद अपना बिग डैनियल लिटरली ये कहता है कि अरे यार उससे क्या करूंगा मैं लड़के, वैसे भी $5 थे और अब तक तो उसने वो खर्च भी कर दिए होंगे। ये थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं अपने जे की आंखें खुलती है और हम देख पाते हैं भाई अपना बिग डैनियल अपने जे को अपनी बैक पे कैरी कर रहा था। और यहाँ पे बिग डैनियल जे को लोगन के बारे में बता ही रहा था, लेकिन तभी भाई जे अपनी जेब से पैसे निकाल के लिटरली डैनियल के सामने रख देता है। ऐसे ही अपना भाई बिग डैनियल उन पैसों को देखता है, वो लिटरली रोने लगता है। उसे इतना बुरा लगता है कि भाई लिटरली वो अपने पैसे तक लोगन से वापस नहीं ले पाया, यहाँ तक कि उसका शरीर स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका माइंड उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है। और अपना बिग डैनियल रो रहा है तो जे को लगता है कि शायद वो भारी है इसलिए वो रो रहा है, तो जे उतर के उसे कहता है कि भाई तू आजा मेरे पीछे आजा, आके मेरी बैक पे बैठ। तभी बिग डैनियल उसे बोलता है अरे नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तू भारी वारी नहीं है इसलिए नहीं रो रहा, मैं कोई और रीजन है मेरे रोने का। उसके बाद हम फाइनली उस स्टोर पे आते हैं जहां से अपने लिटिल डैनियल अपनी मदर के लिए गिफ्ट खरीदा था, क्योंकि भाई वो ड्रेस चेंज करवाने के लिए आया था। उस ड्रेस से पहले से ही एक दाग था और उसकी वजह से वो ड्रेस काफी बुरी लग रही थी, जिसकी वजह से अपना लिटिल डैनियल उसे चेंज कराने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही भाई वो लिटिल डैनियल को देखते हो तो हमें पता ही है, वो उसे जज करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई पॉलिसी नहीं है चेंज करने की, और वैसे भी लोग काफी ज्यादा धोखाधड़ी कर रहे थे, इस वजह से हमने वो पॉलिसी अपनी बंद कर दी है। लेकिन तभी भाई अपना जे वहां पे एंट्री मारता है और अपना जे भाई वहां पे मैनेजर से बात कर लेता है। मैनेजर भाई वहां पे चिल्ला देता है उन लड़कियों के ऊपर, अपने लिटिल डैनियल की ड्रेस भी चेंज हो जाती है, जिसके लिए अपना लिटिल डैनियल थैंक यू बोलता है जे को, जिसके बाद भाई उनका मैनेजर उन दोनों लड़कियों को सुनाता भी है बाद में। फाइनली अपने वास्को भाई को देख पाते हैं जो कि भाई जिम में थे और अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वहां पे अपना लिटिल डैनियल आता है और वो कहता है वास्को मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोगन को भी देख पाते हैं जो कि भाई यहाँ पे सुट्टा फूक रहा था और उसका जो नया पिकाचू है उसको भाई परेशान कर रहा था और उसकी गैंग भी उसके पूरे मजे ले रही थी। हम देख पाते हैं कि भाई अपना वास्को भाई और साथ में अपना लिटिल डैनियल दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे थे और रनिंग कर रहे थे। भाई तुम लिटिल डैनियल की हालत देख सकते हो, एक ही रन है भाई उस बंदे की हालत खराब हो चुकी है। वो कहता है 22 से तो मर जाओ ज्यादा बेटर है, ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है। उसे अपनी वही बात याद आती है कि भाई वो खुद वास्को भाई के पास आया था ट्रेंड होने के लिए, तो वो इस मौके पे तो गिव अप नहीं कर सकता। यहाँ पे भाई अपना वास्को भाई देखता है कि डैनियल काफी थक चुका है, तो यहाँ पे लिटिल डैनियल को मोटिवेट करने की कोशिश करता है, बोलता है एफर्ट्स कभी भी धोखा नहीं देते हैं, तुम अपना 100% दो, बिना एफर्ट्स के कुछ भी नहीं होगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे बिना एफर्ट्स दिए, और तुम्हें काफी टाइम तक ट्रेन करना हो क्योंकि एक दिन में किसी की बॉडी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, लिटिल डैनियल बोलता है अरे यार मेरी तो चेंज हुई है, तुम जानते हो क्यों, ये बिग डैनियल की बात कर रहा है। उसके बाद अपना लिटिल डैनियल वास्को का वर्कआउट प्लान पूछता है, जहाँ पे अपना भाई वास्को से बताता है भाई अपने साइतामा का वर्कआउट प्लान, वही 100 पुशअप 100 सिटअप और 10 किलोमीटर रन वाला। बाद वहाँ पे जीस भी आता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, बोलता है भाई वास्को ने तुझे ढूंढ लिया, तुझे हर जगह ढूंढा था, मैंने फाइनली तुझे यहाँ पे ढूंढ लिया जीपीएस का यूज करके। वास्को शौक था भाई कि आखिरकार जेस ने उसे ढूंढा कैसे, जिस पे भाई वास्को खुद ही कहता है अच्छा तो तूने टेलीपैथी से ढूंढ लिया क्या मेरे को, इस भी उसे हाँ कह देता है भाई। जिसके बाद जेस वास्को भाई से मिलता है और उसके बाद वो लिटिल डैनियल से मिलता है, जिसे लिटरली ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि अभी वो वास्को का पूरा टाइम खा रहा है और उससे बोलता है क्या बात है तू अभी तक इसे कर रहा है क्या, जिसपे लिटिल डैनियल कहता है अरे अभी तो मुझे सिर्फ 3 दिन हुए इसे करते हुए। बाद वो भाई लिटिल डैनियल के हाथ में चॉकलेट मिल्क शेक भी देखता है, जिसे देख के वो सोचता था कि वास्को इसे मिल्क शेक देता है, लेकिन हाँ वो ये समझता है कि भाई ये बंदा ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी गिव अप कर देगा, तो वास्को अपना टाइम इसे बेकार ही खराब कर रहा है। इसके बाद भाई हम स्कूल में आते हैं और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे उनके टीचर क्वेश्चन पूछ रहे थे जैक से, और जैक कहता है अरे यार मुझे कुछ नहीं पता और मैं कोई आंसर नहीं दे सकता, वैसे मेरे हाथ टूटे हुए तो मैं कैसे आंसर दूंगा, भाई मुंह से दे दे क्वेश्चन का आंसर यार। भाई अभी फुल मजे में क्योंकि भाई पूरा का पूरा ध्यान अभी मीरा रख रही है भाई के हाथ टूटे
हुए हैं तो उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं भाई अपना फुल मजे में। हम वास्को भाई को देख पाते हैं जो कि भाई अपने बिग डैनियल को भी सेम मिल्क शेक देते हैं जो कि भाई वो लिटिल डैनियल को देते हैं। और यहाँ पे जेस ये सोच रहा है कि यार वास्को दोनों को ही मिल्क शेक देता है। जिसके बाद हम वास्को को देख पाते हैं जो कि अपनी गैंग के साथ डिसाइड कर रहा था कि आगे वो क्या करने वाले और क्या प्लान्स है उनके। और यहाँ पे बिग डैनियल वास्को और उसकी गैंग को देख के यही सोच रहा था कि वैसे तो ये पूरे गैंग है लेकिन यहाँ पे वास्को इतना अच्छा इंसान है और वो आखिरकार इनका लीडर क्यों। ये चीज अपने बिग डैनियल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। भाई देखो वास्को भाई ने अगर मिल्क शेक दिया है अपने बिग डैनियल को एक, तो अपना जे क्या करेगा, वो भाई यहाँ पे 2 मिल्क शेक लेकर आता है अपने बिग डैनियल के लिए। इसके बाद जब अपना बिग डैनियल घर जा रहा था स्कूल से, वो देखता है कि भाई बर्न नकल के मेंबर किसी की हेल्प कर रहे थे तो वो जाके उनकी हेल्प कर देता है। जिसके बाद वो आगे जाता है तो देखता है जेस यहाँ पे कुछ बच्चों की हेल्प कर रहा था बॉल नीचे लाने की, लेकिन वो ला नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे अपना बिग डैनियल लात मार के बॉल को नीचे ले आता है। तभी भाई जब वो लात मारता है पेड़ पे तो एक बग यहाँ पे आके जेस के ऊपर गिरा था। जेस की भाई फट के 4 हो जाती है। जेस ये भी सोचा था कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वापिस से लिटिल डैनियल जेस और वास्को पे आते हैं जहाँ पे वास्को अपना ट्रेनिंग कर रहा था। लिटिल डैनियल से देख के कहता है कि यार वास्को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। और जेस उसे देख के यही सोच रहा था कि स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है कि शायद ये लड़का बुली हुआ है अपनी पुरानी क्लास में और इसी वजह से यहाँ पे वास्को के पास आया ट्रेंड होने के लिए। लेकिन हाँ, ये लड़का बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता कि वास्को के साथ क्या हुआ है। और ट्रेनिंग करने के बाद अपना वास्को भाई यहाँ पे अपने लिटिल डैनियल के पास आता है, उससे पानी मांगता है। लेकिन लिटिल डैनियल से कहता है मेरे पास पानी तो नहीं है, कोक है, कोक चलेगी क्या? तो वास्को कहता है भाई ये कोक वोक बंद कर दे, पानी पीने शुरू कर। बट फाइनली भाई हमें पास दिखाया जाता है, यानी जे सब बताना शुरू करता है वास्को की स्टोरी। यहाँ पे हम देख पाते हैं अपना लिटिल जेस एंड अपना लिटिल वास्को दोनों ही पार्क में खेल रहे थे, जहाँ पे अपना जेस बना हुआ है सुपर हीरो और अपना वास्को भाई बना हुआ है विलन। बाद अपना जेस हीरोज की लाइन बोलने लगता है, लेकिन यहाँ पे अपना जो वास्को है वो कुछ भी नहीं बोलता। तो जेस यहाँ बोलता है बोलना यूनिटे, अपनी लाइन बोलना, क्या हो गया तेरे को? और तुम लोग सोच रहे हो भाई यहाँ पे जेस यूनिटेलियो क्यों बोल रहा है? तो भाई वास्को का रियल नेम यूनिटेली है, उसको ये नाम कैसे मिला वो आगे पता चलेगा अभी। जिसके बाद अपना वास्को जेस से क्वेश्चन पूछता है कि यार ये हमेशा हीरो लोग हेल्प क्यों करते हैं दूसरों की? क्या हो कि अगर एक दिन विलन हीरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होगा? इससे कहता है तू गधा है क्या, कैसी बात कर रहा है, कौन सा हीरो ये बात सोच सकता है? तो ले अब तू मेरा सुपर पंच खा। इसके बाद भाई वो वास्को की पिटाई करता है, मतलब सिर्फ खेलने में। बाद ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पे हम देख पाते हैं दोनों ही कैंडी खा रहे थे। और भाई वास्को का स्टार्टिंग से कोई फ्रेंड नहीं था, उसका सिर्फ एक ही फ्रेंड था बचपन में जिसका नाम है जेस। वास्को की जो मदर थी भाई वो हमेशा जेस और वास्को दोनों के लिए कैंडी या फिर गिफ्ट लाया करती थी। बाद थोड़े बड़े हो जाते और दोनों ही सेम क्लास और सेम स्कूल में थे। यहाँ पे स्कूल में कुछ बच्चे गेम के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे जेस कहता है लगता है तुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा है वास्को इस गेम में। तो वास्को कहता है हाँ यार मुझे भी वो गेम खेलना है। और हम देख पाते हैं भाई ये और कोई गेम नहीं है, लुकिज्म का गेम है जो कि अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो मैं नहीं मिलेगा खेलने को। कहते हैं कि भाई उनकी क्लास में जो कि उनसे उम्र में बड़े थे बच्चे वो उनके पास आते हैं, उनसे दोस्ती वगैरह करते हैं और ये लोग उनके साथ खाने वगैरह जाया करते थे। लेकिन तभी भाई वहाँ पे 3 लवंगे यानी जो उनके सीनियर थे वो टकरा जाते हैं उनसे। भाई उन सीनियर्स में जो मोटा वाला सीनियर था वो कहता है ओए तू सिगरेट लाया क्या, चल फटाफट ला के दे मेरे को। भाई वो बंदा वहाँ पे सिगरेट निकाल के दे देता है और ये लोग भी उनके साथ चले जाते हैं फूकने को। और ये लोग जेस को ही बुलाते हैं जाने के लिए और जेस भी भाई ऐसे जाना तो नहीं चाहता लेकिन जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अपना वास्को भाई वो तो कुछ नहीं करने वाला, वो सीधा मना कर देता है जेस को और बोलता है जाने की कोई जरूरत नहीं है जेस। जिसके बाद भाई वास्को सीनियर्स की किलसा देता है, बोलता है कि मेरी माँ हमेशा से मुझे कहती है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो बहुत बड़े लूजर्स होते हैं। चीज से भाई उसके सीनियर ट्रिगर हो जाते हैं, सबसे ज्यादा मोटा वाला ट्रिगर हो जाता है। वो आता है और वास्को भाई थप्पड़ दे मारता है, लेकिन भाई वास्को कोई रिएक्शन नहीं देता, यहाँ तक कि हिलता तक नहीं जगह से। ये चीज देख के उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद भाई वो वास्को में लाते बजा देता है। यहाँ पे एक ऐसा सीन आता है जो कि भाई लिटरली दिल तोड़ देता है। यहाँ पे भाई वास्को की कोई हेल्प करने नहीं आता, इवन जेस भी हेल्प नहीं करने आता। जब भाई वास्को उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते तो लिटरली भाई जेस अपना मुंह मोड़ लेता है। जिसके बाद उनकी जो सीनियर की गैंग का लीडर था वो कहता है आज से तू मेरे साथ कुछ टाइम बिताएगा डेली। कुछ दिन बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पे वास्को फिर से पिटा हुआ भाई क्लास में आता है और स्कूल के बच्चे बात कर रहे थे कि भाई आज तो इसे बहुत ज्यादा मारा है, आखिरकार कब बंद होगा ये सब, कितने दिनों से मार रहे हैं वो लोग, इसको बंद क्यों नहीं करते ये सब। भाई जेस उसके साथ ही बैठा हुआ था लेकिन किसी भी तरीके का उसे सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जैसे वो वास्को को देखता है भाई वास्को की शर्ट पे ब्लड लगा हुआ है, उसके मुंह पे ब्लड है, इवन उसकी आईज तक रेड हुई पड़ी है। जेस यहाँ पे वास्को को बोलता है कि वास्को तुझे परेशान कर रहे ना काफी टाइम से, कर तो कुछ करता क्यों नहीं है। तभी यहाँ पे वास्को बोलता है कि जेस परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बात सुनने के बाद वास्को की जेस को लिटरली ऐसा लगता है कि वास्को सच में ठीक है, उसे कुछ हो ही नहीं सकता भाई, उसकी स्पेशल बॉडी है, उसे कुछ चोट वोट नहीं लगती। इवन उसे भाई वास्को के लिए बुरा तक फील होना बंद हो जाता है। इस दिन के बाद से भाई लिटरली जेस वास्को से दूर होने लगता है। हम जेस को देख पाते हैं जो कि भाई 5th पीरियड के लिए यहाँ पे अपने रूम को चेंज करने के लिए जा रहा था और यहाँ पे लंच भी ओवर हो चुका था। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और जैसे ही वो जाके देखता है भाई ये बच्चा और कोई नहीं वास्को था, जो कि भाई वैसे तो टफ रिएक्ट करता लेकिन बंदा लिटरली भाई उसको काफी ज्यादा चोट लग रही थी।
चीज से काफी परेशान हो चुका था, तो वो अकेले में ही आके रो रहा था। लेकिन ये चीज देखने के बाद जेस जो करता है भाई, उससे मुझे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बंदा भाई वास्को की हेल्प करने की जगह या उससे बात करने की जगह वहां से भाग जाता है। जिसके बाद भाई नेक्स्ट डे जब वास्को स्कूल नहीं आता, जेस उसकी सीट को देखकर बोलता है, अरे ये तो इंटेली की सीट है, लेकिन वो आया नहीं क्या आज। और इस चीज से लगता है कि शायद लास्ट टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया है, इस वजह से शायद वास्को नहीं आया। कुछ दिनों से वास्को स्कूल नहीं आ रहा, तो भाई अब वो जेस को टारगेट पे ले लेते हैं और जेस को बुलाने लगते हैं अपने पास। भाई जेस जब वहां पे पहुंचता है तो वो लोग ऑलरेडी एक लड़के को काफी खतरनाक तरीके से बुली कर रहे थे, और वो लोग यहाँ पे जेस से पूछते भी हैं वास्को के बारे में कि वो वास्को है कहाँ, इतने दिन से आ क्यों नहीं रहा। तो जेस उन्हें रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और क्यों नहीं आ रहा है। और जेस भाई लिटरली इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो ऊपर तक नहीं देख रहा था। के बाद भाई जो उस गैंग का लीडर था, वो एक लड़के को जो बुली कर रहे थे, वो जाता है उसके पास के बम पे एक लात दे मारता है और वो नीचे गिर जाता है। ये जो बुली है भाई, ये यहाँ पे जेस के ऊपर काफी सारे टैटू बनाने लगता है, मार्कर से, नॉट परमानेंट टैटू, और उसके माथे पे SEX लिखता है और उससे पूछता है वो वास्को कहाँ है, उसको लेके आ। और यहाँ पे जेस भाई वैसे तो काफी अच्छा एक्टर था, लेकिन तभी भाई वो जो मार्कर है वो लिटरली जेस की नाक में घुसा देता है। उसको काफी गुस्से में कहता है कि कल अपने दोस्त को स्कूल में ले आइयो, अगर वो नहीं आया तो जो हम उसके साथ करते हैं कल से तेरे साथ होगा। भाई जेस भी कुछ ऐसा ही करता है। वो नेक्स्ट यहाँ पे वास्को के घर पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए, जिसके बाद वास्को का गेट खटखटा के वो अंदर जाता है और वास्को से उसके हाल चाल पूछता है। जिसके बाद वो पूछता है कि आखिरकार वास्को तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, जहाँ पे वास्को से बताता है कि मेरी तबियत कुछ टाइम से ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आ रहा था, लेकिन मैं कल से स्कूल आऊंगा। ये चीज सुन के भाई जेस की सांस में सांस आती है। भाई जेस नोटिस करता है कि भाई काफी सारे कपड़ों में खून लगा हुआ था, तो पूछता भी है कि वास्को आखिरकार तुझे हुआ क्या, इतना खून क्यों आ रहा है। जिससे वास्को कहता है कुछ नहीं, मेरी तबियत खराब है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। और जेस यहाँ पे एक बहाना लेके आया था कि भाई वो वास्को की यहाँ पे हेल्प करने आया होमवर्क के लिए। तभी वो देखता है कि वास्को की काफी हालत खराब है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, तेरा होमवर्क वगैरह मैं ही कर देता हूँ। और जैसे ही भाई जेस उसका होमवर्क करने के लिए पेन निकालता है, लिटरली वास्को उस पेन को देख के भाई घबरा जाता है। ये चीज देख के भाई जेस भी काफी हैरान हो जाता था। उसे याद आता है कि उन बुलीज ने वास्को को पेन से ही यहाँ पे भाई साहब बहुत बुली किया है। पूछता भी वास्को हुआ क्या, मुझे सच सच बता, लेकिन वास्को से बोलता है कुछ नहीं हुआ। तभी भाई वो उसके बेड पे जंप करता है, उसके हाथ पकड़ता है और दूर हटाता है। और जो भाई वो देखता है, वो देख के कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, क्योंकि भाई उन बुलीज ने वास्को का कुछ ऐसा हाल किया है। लिटरली भाई उसकी छाती में टट्टी ड्रॉ कर दी यार, इतनी बुरी हालत है वास्को की, जिसे देख के लिटरली जेस तक की फट जाती है। वास्को से कहता है भाई कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। ये चीज देखने के बाद तो भाई लिटरली जेस रोज आता है और वास्को से कहता है कि यार तू उन लोगों से माफी मांग ले यार, वो तेरे को छोड़ देंगे। इसके बाद वास्को से कहता है कि भाई झुकूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और वास्को से ये भी कहता है कि सारे के सारे हैंडसम लौंडे बेकार होते हैं। अगले दिन भाई अपना जेस स्कूल पहुंचता है, लेकिन वास्को आज भी नहीं आया है। भाई इस बार जेस अपने कदम पीछे नहीं करता, वो उन पुलिस के पास जाता है और उनसे बोलता है कि तुमने ऑलरेडी वास्को को बहुत परेशान कर दिया है, तो बस करो, अब उसे और तंग मत करो। लेकिन इससे पहले कि जेस और कुछ कहता भाई, तभी एक मुक्का पड़ता है जेस के मुंह पे और ये लोग भाई जेस की कुटाई करना शुरू कर देते हैं। भाई इस चीज से कि वास्को स्कूल नहीं आ रहा, यहाँ पे इनका लीडर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने तुझसे कहा था कि अगर आज वो स्कूल नहीं आया तो जो हम उसके साथ करते हैं वो तेरे साथ होगा। और यहाँ पे वो बुली जस्ट टैटू बनाने ही जा रहा था, जिस उसे काफी मना कर रहा था। और भाई इससे पहले कि टैटू बनता तभी भाई एंट्री होती है अपने वास्को भाई की। पता है कि वास्को इतनी खराब हालत में भी क्यों आया, क्योंकि भाई कल वास्को ने यहाँ पे जेस के माथे पे नोटिस कर लिया था कि अब वास्को नहीं है, तो उसके बुलीज यहाँ पे जेस को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके माथे पे SEX उस टाइम लिखा हुआ था। वास्को भाई आज आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई यानी अपने जेस को बचाने के लिए। के बाद भाई यहाँ पे अपना वास्को अपना स्टैंड लेता है, जिसको कि तुमने देखा होगा जेस को भी लेते हुए जब वो बच्चे थे, और उसके हीरो कैरेक्टर को भी। कहता है कि मेरे दोस्त को परेशान करना बंद करो। जिसके बाद भाई वास्को उन्हें मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वास्को उनके सामने बच्चा था भाई। तो वास्को की बहुत बुरी पिटाई करते हैं और लिटरली इतना मारने के बाद वो लोग थक जाते हैं, लेकिन वास्को के हाथ और वास्को डाउन नहीं होता भाई। लिटरली इतनी बुरी हालत है वास्को की कि भाई उसके पूरे मुंह से खून आ रहा है। वो फिर भी कहता है कि मेरे दोस्त जे को परेशान मत करो। और ये चीज देख के भाई जेस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो जाता है उन पुलिस के लीडर के पास और उससे माफी मांगने लगता है। प्लीज तुमसे माफी मांग रहा हूँ, वो आज की बात ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, मैं उसे समझाऊंगा, प्लीज उसे माफ कर दो। तभी भाई वो जो हैंडसम लड़का इनका जो लीडर है वो हाथ बढ़ाता है। जेस को लगता है कि भाई साहब सब कुछ ठीक हो गया, शायद इसने मेरी माफी एक्सेप्ट कर ली है। भाई ये सिर्फ और सिर्फ जेस को फंसाने के लिए था। वो लिटरली जेस का हाथ पकड़ता है और जेस के मुंह पे भाई बहुत सारे मुक्के बजा देता है। और तभी ये चीज देख के वास्को जेस को बचाने के लिए आता है, लेकिन भाई वो मोटा वाला बुली यहाँ पे वास्को को पकड़ लेता है। इसकी वजह से वास्को उसे नहीं बचा पाता और जेस की भाई यहाँ पे वो बहुत गंदी कुटाई कर देते हैं। उन सीने
का जो लीडर था वो मारे ही जा रहा था जेस को, और ये चीज देख के भाई उन दोनों को समझ में आता है कि आज ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखने के लिए गेट पे कोई टीचर तो नहीं आ रहा, उनमें से एक बंदा जाता है गेट की तरफ भागते हुए, लेकिन तभी भाई वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ वापिस आ जाता है। हम देखते हैं भाई वहां पे किसी एक लंबे लॉन्डे की एंट्री हुई जिसके बाल येलो, और वो कहता है एक बंदे के 1000 और 3 बंदों के 3000 चलेगा ना तेरे को। और ये वही लड़का है जिसको कि ये लोग पहले खंबे पे लटका के बुली कर रहे थे, और अब ये लाया है किसी को यहाँ पे इनको पीटने के लिए। ये जो बंदा है भाई इसका नाम है गो, और तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम अपना गन जिस गो की बात कर रहा था वो यही है। मेरे से मोटो वाला बुली पूछता है, अबे तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अंदर आने की, मेरे दोस्त को मारने की। जिसपे भाई एक खतरनाक स्माइल देते हुए यहाँ पे गो कहता है, मैं हूँ एक बैड गाय और तुम्हारी तरह मैं एक बहुत बड़ा विलन हूँ। तो मोटा वाला लड़का इस चीज से ट्रिगर होकर गो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गो उसे डिसबैलेंस करता है और उसके मुंह पे भाई एक नी दे मारता है, जिसके बाद भाई रुकता नहीं है गो, लिटरली एक लात मार के उसके अंडे पकौड़े फोड़ देता है। भाई उन पुलिस का जो लीडर है भाई वो जाके कटर उठा लेता है गो के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन भाई इस चीज से गो को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वो बोलता है, अबे वो इसके पास वेपन है भाई, इसके 500 एक्स्ट्रा लूंगा मैं। बाद भाई वो चारों तरफ नजर घुमाता है, वो वास्को को देखता है और उसके बाद उन पुलिस को देखता है और कहता है कि अच्छा तो यहाँ पे ये हुआ है, तो अब मैं ऑल आउट जा सकता हूँ बिना किसी फियर के। जिसके बाद भाई वो बुली यहाँ पे जो उनका सीनियर था वो हमला करता है गो के ऊपर उस कटर से, लेकिन गो भाई चेयर उठा के उसके थूत पे दे मारता है। और भाई ये चेयर इतनी खतरनाक लगी थी कि लिटरली उसके दांत टूट जाते हैं और गो यहाँ पे रुकता नहीं, उसकी उंगलियां तक कुचल देता है अपने पैरों से। तो बुली यहाँ पे पूछने लगता है गो से कि तू आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो गो से भाई खतरनाक स्माइल देते हुए बोलता है, अबे जो तुम लोग इनके साथ करते थे वही मैं तेरे साथ कर रहा हूँ, मैं तेरी यहाँ पिटाई कर रहा हूँ बिना किसी रीजन के। और गो के चेहरे पे ऐसे खतरनाक एक्सप्रेशन देख के भाई लिटरली वो जो बुली का सीनियर था भाई उसकी पेशाब निकल जाती है, भाई पैंट गीली कर देता है बंदा। इससे पहले कि गो आगे कुछ और करता तभी भाई वहां पे टीचर आ जाते हैं और इनकी टाइमिंग हमेशा गलती होती है, और वो लोग बोलते हैं भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या करो तुम सब लोग। ये पहुंचते हैं प्रिंसिपल रूम में और पुलिस भाई यहाँ पे गो का नाम लगा देते। तुम गो को देखो भाई, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, उसके सामने खाना पड़ा है, उसे आराम से निपटा रहा है वो। अब तुम समझोगे कि गो ने क्यों कहा था कि अब मैं ऑल आउट जा सकता हूँ बिना किसी डर के। बात गो यहाँ बोलता है, ये देखो इस लड़के को देख रहे हो तुम, इसके साथ क्या हाल किया है, क्या तुम्हारे स्कूल में ऐसे बुली किया जाता है बच्चों को इतनी बुरी तरीके से, क्या सोच रहा तू मेरे को डिटेंशन सेंटर भेजेगा, चल मुझे भेज दे डिटेंशन सेंटर। लेकिन ये बात याद रखियो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुझे इन लोगों को भी डिटेंशन सेंटर भेजना पड़ेगा। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने कजन को बचाने के लिए आया था क्योंकि उसको डेली बुली किया जा रहा था, और ये सब मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया। लेकिन तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है, तुम्हारे स्कूल में ऐसे बच्चों को बुली किया जाता है, ऐसे मारा पीटा जाता है। ये चीज सुन के भाई तुम प्रिंसिपल की हालत देखा, उसके पसीने छूट जाते हैं भाई। जिसके बाद भाई तुम गो की खतरनाक स्माइल देख सकते हो और गो बोलता है चल बे बुड्ढे भेज दे मुझे डिटेंशन सेंटर, लेकिन इसके बाद मैं टीवी मीडिया हर जगह बता दूंगा कि तुम्हारे स्कूल में ऐसे बच्चों को बुली किया जाता है, जिससे तरह स्कूल भी बंद हो जाएगा। भाई फाइनली यहाँ पे गो को वो लोग छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते और गो यहाँ से जाने लगता है। तभी भाई वास्को वहाँ पे पूछता है गो से कि आखिरकार तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। लिटरली भाई गो उसे साइतामा वाला ही वर्कआउट बता देता है, 100 पुशअप सेटअप एंड रन वाला। चीज को सुन के भाई तुम्हें पता है वास्को भाई उस दिन से वो सेम चीज करते हुए आ रहे हैं। के बाद गो वहाँ से चला जाता है और हम देख पाते हैं वो लड़का जो कि गो को लेके आया था वो यहाँ पे जेस को और वास्को को राइस केक ऑफर करता है। वास्को यहाँ पे डर जाता है शार्प ऑब्जेक्ट को देख के, लेकिन भाई अब लिटरली वास्को को उस इंसिडेंट की वजह से शार्प चीजों का फोबिया हो चुका था। भाई तुम सब लोग सोच रहे हो कि भाई अगर ये फोबिया हो गया तो भाई वास्को ने तो सारे टैटू कैसे कवर अप किए। इस चीज में हेल्प करता है अपना जेस। जेस उसे बोलता है कि वास्को तुझे बर्ड बहुत पसंद थी ना शुरुआत से ही, तो यहाँ वास्को कहता है हाँ मुझे पसंद थी। जिसके बाद जेस उसे एक टैटू दिखाता है जो कि उसने बर्ड का अपने चेस्ट बनाया था, और उसे देख के वास्को काफी इंप्रेस हो जाता है और वास्को भी कहता है कि मुझे भी ये टैटू बनवाना है। इसके बाद वास्को बर्ड वाला टैटू बनवा भी लेता है और उनके टैटू आर्टिस्ट को भी देख पाते जो कि कहता है जेस काफी अच्छा दोस्त है, और वो यही सोचा था कि अबे इसकी बॉडी पे टट्टी किसे ड्रॉ करती थी। भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में इस टैटू आर्टिस्ट ने साफ मना कर दिया था जेस और उसके दोस्त के ऊपर टैटू बनाने से, क्योंकि भाई वो माइनर्स के ऊपर टैटू बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था। लेकिन जेस अपना हार नहीं मानता भाई, उसकी टैटू वाली शॉप के बाहर ही बैठा रहता है इतनी ठंड में। जब भाई वो टैटू आर्टिस्ट बाहर निकलता है और देखता है कि जेस अब भी इतनी ठंड में बाहर बैठा हुआ है, तो भाई वो लिटरली शॉक हो जाता है कि ये बंदा अपने दोस्त के लिए इतना आगे तक जा रहा है। जिसके बाद ये टैटू आर्टिस्ट डिसाइड करता है कि फाइनली वो टैटू बनाएगा। जिसके बाद हम फाइनली प्रेजेंट में आ जाते हैं और जेस सोच रहा है कि उस इंसिडेंट को हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं अभी तक, और अब तक काफी चीजें यहाँ पे बदल चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जेस को देख पाते हैं जो कि काफी अनॉय हो रहा था क्योंकि वहाँ पे बाइक क्या उधर तो कहता है तेरे मॉर्निंग में कौन बाइक चला रहा है यहाँ पे। और हम देख पाते हैं ये वही बुलीज हैं जो कि भाई पहले जेस और वास्को को बुली किया करते थे, और ये लोग वहीं आके भाई साहब सुट्टा वगैरह फूकने लगते हैं। और वास्को की बॉडी देख के और भाई साहब उसके शरीर पर टैटू देख के इन लोगों की फट जाती है और उनको लगता है कि ये कोई ठग वगैरह है। ये लोग भाई वास्को को बिल्कुल ही पहचान नहीं पाते, लेकिन ये जेस को पहचान लेते हैं उसके लंबे कानों की वजह से। पास जा ही रहते उसे कन्फ्रंट करने के लिए, लेकिन तभी भाई उसके पास वास्को आ जाता है। इसको कि भाई
लिटरली भाई हगने के लिए जाना है और भाई वो यहाँ पे जेस को बोलता है कि भाई मेरे साथ चल, मुझे हगने जाना है। भाई जेस भी मान जाता है और वास्को चला जाता है और इसके बाद इन बुली का टारगेट बन जाता है भाई अपना लिटिल डैनियल। उसे बोलते भी ओए चल हमारे साथ चल। अभी यहाँ पे जेस वापस आता और कहता है मुझे लगा ही था कि तुम लोग ये करने वाले हो। बाद भाई जो लीडर था उस गैंग का वो वहाँ पे चाकू निकाल लेता है और जेस के ऊपर हमला करता है, लेकिन जेस भाई अब पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका है और जैसे ही वो हमला करता है जेस एक बोर्ड लेता है और उसके मुंह पे मारता है और भाई उसको थोपड़ा फोड़ देता है। बाकी के लोग भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेस भाई उनको भी काफी आराम से पीट देता है। के बाद वो कहता है तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बदले, लेकिन उस टाइम से हमने काफी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। और इसके बाद जेस यहाँ पे लिटिल डैनियल को लेके चला जाता है। वापिस से पास में जाते हम देख पाते हैं कि भाई वास्को ने फाइनली अपने सारे टैटू कवर अप कर लिए हैं और उसका जो फोबिया था शार्प ऑब्जेक्ट वाला वो भी यहाँ पे जा चुका है। यहाँ पे गो को देख पाते हैं जिससे कि भाई लिटरली गन मिलने के लिए, और गो भाई पूरे मूड में लड़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे गन उसका कोई टेस्ट लेने के लिए आया है। बाद हम स्कूल पे आते हैं देखते हैं बुलिंग अभी भी वहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, लेकिन इस बार भाई बुली कर रहा है वो लड़का जो पहले बुली हुआ करता था, यानी गो को जो लेके आया था, और अब वो गो के नाम पे बुली करता है। वास्को पे आते हैं जो कि भाई कहता है कि तूने ये जो हाथ पे टैटू बनवा रखा है इसमें तूने क्या लिखा है, माय हीरो इज ईटी। ईटी कौन सा हीरो है भाई? ये तभी टैटू कटाते बोलता है अरे नहीं नहीं यार ये बस एक सुपर हीरो जिसको मैं काफी टाइम से फॉलो करता हूँ और काफी स्ट्रॉन्ग है वो। क्या जेस से बोलता है कि तेरे पास जो सुपर हीरो का टॉय था ना उसका नाम वास्को था, तो तेरा नाम भी वास्को होना चाहिए। इसी तरीके से अपने वास्को भाई का नाम वास्को पड़ा था, लेकिन इस बात को सुन के यहाँ पे वास्को कहता है कि लेकिन मेरे सुपर हीरो का तो नाम है जेस। पे मन में स्माइल करते हुए बोलता है मेरे सुपर हीरो का नाम है ईटी, यानी कि यूंटेले। यानी भाई ये दोनों ही एक दूसरे के सुपर हीरो हैं। के बाद भाई हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, हम देखते हैं वास्को अभी भाई टॉयलेट में बैठा हुआ और बोलता है जेस भाई तू कहाँ यार, यहाँ बहुत अंधेरा हो रखा है, तू मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ भाई, मुझे टिश्यू पेपर तो दे। मैं पूछूंगा कैसे भाई। इसी के साथ अपनी वास्को भाई की बैक स्टोरी और ये आग यहीं पे खत्म होती है। खैर कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।